Okay, we are going to start IMM 26 अगस्त पेपर। तो इस पेपर में 200 क्वेश्चंस होंगे इंशाल्लाह। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कपल विद इनफर्टिलिटी 4 इयर्स, मेल को जो है एजो एस्थीनोस्पर्मिया था, फीमेल की एक ट्यूब उड़ी हुई है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑप्शन बता दें तो IVF, ICSI, IUI एंड गिफ्ट। बेसिकली होता ये है कि फीमेल की अगर एक ट्यूब उड़ी हुई है तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरी तो है, वी कैन वेट फॉर स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो जरूरत नहीं है इसमें ARTs की अनटिल अनलेस कोई एज फैक्टर है या कोई और स्पेसिफिक चीज है कि इंडक्शन फेल हो गई है तो आगे अब क्या चाहें। इसमें प्रॉब्लम जो है ये एजोएस्थीमोस्पर्मिया है, ये जो स्पर्म्स हैं ये कम भी हैं और ये मोर्टेलिटी का इश्यूज भी है। तो जहाँ भी एजोएस्थीमोस्पर्मिया आएगा तो हमें IVF पे जाना है, और IVF में भी जब काउंट के साथ मोर्टेलिटी कम हो तो क्या चूज करनी चाहिए? अब आप ही बताएं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। हाँ, बेसिकली ICSI की जो इंडिकेशंस है वो जल्दी जल्दी हम रिवाइज कर लेते हैं। एक तो यही, जब मोर्टेलिटी, मॉर्फोलॉजी, क्वालिटी खराब है। देखिए मैं अगेन कह रही हूँ, क्वांटिटी बेस ICSI नहीं आता, ठीक है। ICSI की जो ट्रू इंडिकेशन है वो क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स है। लेट्स सपोज 30 मिलियन भी स्पर्म्स है ना और इनकी मोर्टेलिटी सही नहीं है तो यू हैव टू चूज ICSI। अच्छा, दूसरा ये कि ICSI अगर IVF फेल हो रहा है बार बार तब ICSI करना है, ठीक है। या सिस्टिक फाइब्रोसिस है या बाप में कोई मसला है जो बच्चे में जा सकता है या माँ में, तो फिर ICSI करना है, ठीक है। अच्छा, एक रूटीन स्कैन है, उसमें आपने स्कैन पे देखा है कि अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, सॉरी अम्बिलिकल आर्टरी देखी है वो एक ही है, ठीक है। तो वैसे स्कैन का फीचर नहीं है, मुझे लगता है पुअर रिकॉल है। पैदाइश के बाद अगर आप यूजुअली हम सिंगल आर्टरी देखते हैं, स्कैन पे भी नजर आ जाती है आर्टरी तो ऑब्वियसली यू कैन काउंट, लेकिन ये रूटीन जो जिसका रिकॉल था ना वो बड़ा बेढंगा सा था, तो मैंने वो प्रॉपर सिनेरियो नहीं लिखा, मैंने सिर्फ ये लिखा है कि अगर सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी हो तो रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, माइस्थीनिया, लूपस, डायबिटीज, थायराइड, टर्नर। थोड़ा ये डिफरेंट क्वेश्चन था, तो मेरा दिल है कि ऐसा हो कि मैं क्वेश्चन बोलूं, आप लोग आंसर बोलें, लेकिन ऐसा करने से ये 200 क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आई विल गाइड यू हाउ यू कैन चूज आंसर। ये तो बिल्कुल मैथ का क्वेश्चन है ना, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसमें देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी होती है। एडवांस मैटरनल एज, मल्टीपैरिटी, 1% रिस्क होता है सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी का सिंगल प्रेगनेंसीज में, और मल्टीपल में 5 तक या ट्विंस में 5 तक। फिर डायबिटीज आ गई, फिर हाइपरटेंशन आ गया, फिर APH आ गया, फिर हाइड्रोनियाज आ गया। इसमें से आपको कोई फेमिलियर चीज लग रही है वो डायबिटीज है ना, तो फिर हम डायबिटीज को की बना लेंगे। ये क्वेश्चन मैं सच बताऊं मुझे भी नहीं आता था, मुझे ढूंढना पड़ा है। मतलब हम हर पेपर में ये नहीं हो सकता कि 100 क्वेश्चंस आए और आप 100 के 100 ठीक कर लें। एक दो क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो कि बस एकदम से रैंडम आ जाते हैं। जैसे आप लोगों से मैं एक पेपर डिस्कस कर रही थी, उसमें उन्होंने बोला था कि रेडिएशन बताएं स्कैन की। ऑब्वियसली स्कैन की रेडिएशन नहीं होती, बड़ी रेयर होती हैं, और उनका उन्होंने लेवल पूछा हुआ था, ठीक है। तो इस किस्म के क्वेश्चंस पे दिल खफा नहीं करना, ये सबके या तो सही होते हैं या खराब होते हैं। अच्छा, मदर हैविंग फ्लू एंड रैश और बेबी बर्न विद सीवियस डिफेक्ट्स एंड कैटरेक्ट। अच्छा, इस क्वेश्चंस को वैसे पढ़ने रटा मारने की जरूरत नहीं है। टेक होम मैसेज ये है कि एक ही दफा जान लड़ाओ, सारे जो ट्रेटोजेनेसिटीज हैं, चाहे ड्रग्स की वजह से हैं चाहे इन्फेक्शंस की वजह से हैं, उनको बैठ के एक दफा एक जगह लिख लो, नोट डाउन कर लो। और एक को नहीं याद कर सकते, यू कांट जस्ट रिमेंबर रूबेला, यू हैव टू कंपेयर रूबेला विद अदर टॉर्च इन्फेक्शन एंड यू हैव टू कंपेयर वन ड्रग विद अदर ड्रग्स, और आप देखेंगे कि सिमिलर पैटर्न शो करती हैं। सिर्फ सीवियस डिफेक्ट्स और बहुत सारी चीजों में आता है। कैटरेक्ट के साथ और फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो तो फिर हमें मेक सेंस के इट कैन बी रूबेला, ठीक है। तो आपने इसको इस पर्टिकुलर MCQ को अटेम्प्ट करने के लिए आपने ये देखना है कि कौन कौन से ट्रेटोजेंस हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम ड्रग्स में आए तो ये टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टो और ये विटामिन A, वेलप्रिक, वारफरिन, ये ट्रेटोजेनिक हैं। तो आपने इन सब की ट्रेटोजेनिसिटी के पैटर्न को एक ही दफा पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई 30 दफा आएगा पेपर में, तो आप हर दफा एक चीज को क्रैम करोगे। डू इट फॉर वंस। फिर आप देखें कि वो केमिकल पॉइजन्स कौन से हैं जो करवा सकते हैं। लेड हो गया, बड़ा घटिया है,
ठीक है। अच्छा, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से हैं? सिफिलिस है, हर्पीज है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वैसे एनोमलीज नहीं कराता, वेरिसेला कराता है, ठीक है। हर्पीज सिम्प्लेक्स ये कराता है। सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस हैं डीआईसी, सीएनएस की, ठीक है, या मिसकैरेजेस की। रुबेला साइड में कर लो वायरस, ये हैं वो ट्रेटोजेंस जिनको हम टॉर्च का कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन है जिसमें एनोमलीज आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज, कार्डिक डिफेक्ट्स होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं इनमें, मोस्ट कॉमन जीआईटी होते हैं। बट अगर इन सबको भी कंपेयर करें तो कार्डिक ज्यादा होते हैं। ये सारे एमसीक्यूज हैं, ये पक्के आईएमएम के एमसीक्यूज हैं, आप पक जाओगे ये कर करके, एक दफा ही कर लो, ठीक है। और ये आगे भी आएंगे एग्जाम में, एमसीपीएस, एफसीपीएस तक। फिर ऑटोइम्यून कंडीशंस हैं, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी। अच्छा, ये आरएच इनकम्पैटिबिलिटी एनोमली नहीं कराती, ये हाइड्रोप कराती है कार्डिक ब्लॉक्स करा के। फिनाइल कीटोन्यूरिया, ये भी एनोमली नहीं कराती है, दिमाग खराब कर देती है, मेंटल रिटार्डेशन, डाइटरी डेफिशिएंसीज वगैरह। तो ये सारे ट्रेटोजेंस आपने एक जगह पढ़ने और इन सबको कंपेयर करके पढ़ना, ताकि आपने एग्जाम में उनको पिक कर सको, क्योंकि एग्जाम में तो सारा कुछ ही दिमाग में होगा ना, फिर उसको निकालना पड़ेगा बहुत सारी चीजों से कंपेयर करके, फाइट करके। अच्छा, टॉर्च में देखें, अगर मैक्रोपेपुलर रैश है पाम पे, सोल पे, और पेरिस्टाइटिस या बोन लीजन्स हैं तो फिर सिफिलिस है। अगर हाइड्रोकेफलस, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन और कोरियोरेटिनाइटिस तो टोक्सो है। अब टोक्सो मिक्स होगा सीएमवी के साथ, ठीक है, बट सीएमवी में जो है स्पेसिफिकली माइक्रोकेफेली है, हाइड्रोकेफलस नहीं है। ये एक बड़ी बात है, लेकिन आप देखेंगे माइक्रोकेफेली भी आ जाती है टोक्सो में, कोई मसला नहीं है। बट जो कैल्सिफिकेशन है वो पेरीवेंट्रिकुलर है, दे आर नॉट इंट्राक्रेनियल। इसमें अलग से एक चीज डेफनेस आ गई, जो कि हॉलमार्क नहीं है टोक्सो का, बट टोक्सो में हो सकती है, बट हॉलमार्क नहीं है। फिर एक चीज आगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और पेटिकिया, ये टोक्सो में नहीं होते। तो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट टोक्सो फ्रॉम सीएमवी? आपको पता है कि इसमें एडिशनल डेफनेस और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और पेटिकिया, ये चीजें आ रही हैं। अच्छा, वेरिसेला आ गया अब हमारे पास, चिकन पॉक्स। अब ये आपको तंग करता है रुबेला के साथ, ठीक है, लेकिन इसमें लिम्ब डिफेक्ट्स आते हैं। अच्छा बेटे, इसमें लिम्ब डिफेक्ट्स आते हैं, कुटेनियस स्कार्स पे प्रॉब्लम्स होती है डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, कैटरेक्ट आता है। अब कैटरेक्ट तो रुबेला में भी आता है, वेरिसेला में भी आता है, लेकिन व्हेन इट कम्स विद रुबेला इट बिकम्स स्पेसिफिक, व्हेन इट कम्स टू वेरिसेला इट इज नॉट दैट स्पेसिफिक, ठीक है। तो कॉर्टिकल एट्रोफी आती है, कोरियोरेटिनाइटिस आता है। तो लिम्ब हाइपोप्लेजियाज और कोरियोरेटिनाइटिस वो वेरिसेला के साथ स्पेसिफिक होगी, लेकिन क्वेश्चन में ना यही नहीं आएगा, इसमें और भी बड़ी बातें होंगी कि माँ को जो है रैश हुआ है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन को बताएंगे कि किस किस्म का रैश है, मैक्युलोपेपुलर है, वेजिकुलोपेपुलर है, इस पे बातें करेंगे। तो आप आराम से रैश को देख के और दो चार और बातें पढ़ के सिनेरियो बना लेंगे, ठीक है। अब वेरिसेला सिंड्रोम की बात करें तो इसका जो बनेगा ट्राइएड, अच्छा, ये मैक्सिमम 20 वीक से पहले पहले होता है, उसके बाद बहुत रेयर है, और 28 के बाद तो होता ही नहीं ना। और रुबेला में क्या होगा, एक मिनट में दिखाती हूँ। चलें, अब सब भी कर लेते हैं, कार्ड से निकाल रही हूँ मैं। अब रुबेला को देख लेते हैं पहले। रुबेला ही नहीं मिलेगा अब। हाँ जी, रुबेला में क्या होता है, हु विल टेल? रुबेला में मैडम कैटरेक्ट होगा, उसको डेफनेस होगी, और बोन हार्ट पर डिफेक्ट्स होंगे, और बोन लीजन्स होंगे। मेंटल रिटार्डेशन भी।
जी अम्मी ने किया। इधर लेट जाओ अबू जी के पास। ये क्या है? इधर से ये गड्डी हुई है, इससे करवा देता हूँ। हाँ जी, सो वी वर हियर कि रुबेला में क्या होता है। रुबेला में बहुत सारी चीजें होती हैं, IUGR, हेपेटोमेगैली, कैटरेक्ट, डेफनेस, हार्ट डिफेक्ट्स, बट जो ट्राइएड बनता है ना वो है PDA का, कैटरेक्ट का और ये मफिन रैश का। जहाँ ये आ जाए ना, आंखें बंद करके आपने रुबेला चूज करना है। बट इसके लिए जो कैटरेक्ट है और PDA है दैट इज स्पेसिफिक, ठीक है। देखिए PDA कैटरेक्ट भी है, इसमें कोरियोरेटिनाइटिस भी आता है, बट यू आर गोइंग टू पिक ओनली कैटरेक्ट, ठीक है। हालांकि दोनों में आई प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैंने आपको बोला था कि हम कर लेंगे अच्छा, तो एस्पिरिन या ये जो NSAIDs होते हैं ये गैस्ट्रोस्पाइसिस कराते हैं, क्योंकि ना एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल का ना इस्कीमिया हो जाता है। कोकेन, ठीक है, कोकेन और ये सब चीजें वैसे तो ये कम एनामनेस कराते हैं, बट जब ये कराएंगे तो गैस्ट्रोस्पाइसिस कराएंगे। ये 1-2 MCQs आएंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाए फेटल हाइडेंटाइन सिंड्रोम में। इसमें स्पेसिफिक क्या होगा? क्लेफ्ट लिप, पैलेट, ठीक है, एबनॉर्मल ईयर्स, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब मालफॉर्मेशन, मेंटल एंड ग्रोथ रिटार्डेशन। तो बेसिकली जो क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मलिटीज हैं और जो हार्ट डिफेक्ट्स हैं वो एंटी कन्वल्जेंट्स के साथ कॉमन है, स्पेसिफिकली इफ आई से फेनेटोइन, ठीक है। फिर वारफरिन आ गया, ये एंटी कन्वल्जेंट नहीं है, ये एंटी कोएगुलेंट है। और फेनेटोइन का जो सिंड्रोम था वो था हाइडेंटाइन, बट वारफरिन या कोमेडियन एक ही बात है, कोमेडिन। इसका जो है ना ये सिंड्रोम, ये फेटल वारफरिन सिंड्रोम है। इसमें स्पेसिफिक है, ये नेजल हाइपोप्लेजिया, बोन स्टिपलिंग, ये यही वर्ड्स यही आएंगे एग्जाम में, स्टिपलिंग वाले, RDS के, फीटल एंड मैटरनल हेमरेजेस। अब देखें कहीं नहीं लिखा हुआ इंट्रावेंट्रल हेमरेज, बिकॉज ये एंटीकोएगुलेंट है, इसने प्लेसेंटा क्रॉस कर जाना है, ठीक है। और बच्चे में इंट्रावेंट्रल हेमरेज हो जाना है, उसके बाद हाइड्रोकेफलस हो जाएगा, ठीक है, और साथ में नेजल बोन स्टिपलिंग। तो पूरी स्टोरी आती है एग्जाम में कि माँ ने कोई दवाई खाई है, दवाई खाने या उसको DVT था या कुछ था, यू विल हैव हिंट्स। तो पूरा सिनेरियो पढ़ के आराम से अच्छे से यू कैन पिक वेदर इट इज वारफरिन, वेदर इट इज फेनेटोइन, वेदर इट इज रुबेला। अब देखें जिसमें रुबेला आएगा उसमें माँ को फ्लू फीवर रैश होगा, जिसमें वारफरिन ड्रग्स आएंगी उसमें वो नहीं बताएंगे इस तरह के सीजनल सिम्टम्स, वो बताएंगे कि स्पेसिफिक डिजीज के लिए कोई ड्रग खा रही है और ड्रग ये है या अल्कोहलिक है, ठीक है। क्लियर हो गया? विटामिन ए, अच्छा ये भी एक सिनेरियो है, MCPS का रिकॉल है। ये अगर पेशेंट को एक्नी थी, उसको दवाई खाई है, दवाई खा के तो उसको फेशियल डिफेक्ट्स आ गए हैं। अब आप क्या कहें कि भाई फेशियल डिफेक्ट्स तो फेनेटोइन में भी आ रहे थे, बट उसने दवाई किसकी खाई है? एक्नी की, दैट इज बज़वर्ड। और ये विटामिन ए है, ठीक है। और विटामिन ए तो मल्टीविटामिन में भी होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड होता है जिस पर जाके टेट्रोजेनिक होता है ये, ठीक है। इसमें थाइमिक हाइपोप्लेजिया आ जाएगी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाएंगे। और फेटल अल्कोहल सिंड्रोम में क्या होगा? इसमें IUGRs होंगी, माइक्रोकेफेली होगी, लर्निंग डिसेबिलिटीज होंगी, मिड फेशियल प्रॉब्लम्स होंगे। अब ये लर्निंग डिसेबिलिटीज अभी देखिए कहीं, लेकिन इधर स्पेसिफिकली लिखा है, माइक्रोकेफेली लिखा है, IUGR लिखा है, ठीक है। तो आप अगर पूरा एक ट्रायड फॉलो करेंगे तो यू कैन इजीली आपको ये मिल जाएंगे।
बाकी ये जैसे एस इनहिबिटर्स क्या कराते हैं, स्पेसिफिक रीनल प्रॉब्लम्स कराते हैं। अब देखिए रीनल एजेनेसिस करा सकते हैं, नहीं करा सकते। रीनल एजेनेसिस का होना क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है कि एजेनेसिस होगी, बट जो एस इनहिबिटर्स हैं ये जो है नेफ्रोटॉक्सिक हैं, या तो ओलिगोडेरमिनस कराएंगे, एमनियोटिक बैंड्स बन जाएंगे, ठीक है, इस किस्म का कोई पिक्चर आएगी। अच्छा, एंटी हाइपरटेंसिव में जो है मोस्टली सारे ठीक हैं, बट बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं। बीटा ब्लॉकर्स आईयूजीआर कराते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि मां एंटी हाइपरटेंसिव है, कोई ड्रग खा रही है, बच्चा छोटा है, तो ये क्या है, बीटा ब्लॉकर है, ये एमसीक्यू आएगा। स्टेटिन स्ट्रेटोजेनिक है, ठीक है। अच्छा, पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन्स वो कहते हैं ये ठीक है, सेफ है। अब ये एमसीक्यू भी है, सेफेस्ट ड्रग किया 8 वीक्स पे आई है पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन। स्टेटोसाइक्लिन सेफ नहीं है। इसने क्या करना है, क्लेफ्ट पैलेट, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, टूथ डिस्कलरेशन। अब क्लेफ्ट पैलेट और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स बाकी सारी दवाइयां भी करा रही थी, लेकिन टूथ डिस्कलरेशन तो टेट्रासाइक्लिन ही करा रही है, ठीक है। या 8 क्रेनियल नर्व जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो जंटा वो करवाएगी, सेप्टोमाइसिन कराएगी। पीसीएम सेफ है, एनसेड सेफ नहीं है, ठीक है। लेकिन 32 वीक से पहले हम पोली में दे सकते हैं, 32 वीक के बाद नहीं दे सकते। और अगर दे दें तो फिर क्या होगा, ओलिगो हो जाएगा या पीडीए हो जाएगा, और पीडीए के साथ पल्मोनरी हाइपरटेंशन आ जाएगी, ठीक है। कोडीन में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें लर्निंग प्रॉब्लम्स, विथड्रॉल प्रॉब्लम्स आएंगे, सेम ओपिएट्स में आएंगे, डिप्रेशन आएगी या सीटीजी खराब आ जाएगी। तो यू कैन इजीली पिक, तो सिनेरियो पढ़ेंगे तो मसला नहीं होगा, ठीक है। स्टेरॉइड्स कुछ नहीं करते, या आईयूजीआर कराएंगे, अगर कराते भी हैं मैक्सिमम तो क्लेफ्ट पैलेट वगैरह करा देते हैं, ठीक है। आईयूजीआर और क्लेफ्ट लिप या पैलेट। अच्छा, बाकी साइक्लोस्पोरिन हम प्रेगनेंसी में नहीं देते, बट अगर रीनल प्रॉब्लम्स, रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है तो देने पड़ेंगे। माइक्रोफिनोलोड तो नहीं दे सकते, यही देंगे। फिर ये देंगे तो इसमें क्या है, इसमें स्मॉल रिस्क सिर्फ आईयूजीआर का है, ट्रेटोजेनिक नहीं है ये, ठीक है। इसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ये सेफ है, ठीक है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आपने देखा होगा, हम उसमें थैलेसीमियाज में दे रहे होते हैं या ऑटोइम्यून कंडीशंस में दे रहे होते हैं, ये प्रेगनेंसी सेफ है। साइकेट्रिक ड्रग्स में एसएसआरआई सेफ नहीं है, लेकिन अगर देनी पड़ी जाए तो क्या देंगे, फ्लोक्सिटिन देंगे, प्रोक्सिटिन नहीं देंगे, ठीक है। लिथियम सेफ नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, वो कहते हैं ना आगे खाई और पीछे कुआं, मतलब मूड स्टेबलाइजर देना ही देना, क्योंकि माँ साइकोसिस में है, वो निकालेंगे तो सुसाइड कर लेगी, तो लिथियम देना ही देना। बट देना है तो फिर इसमें रिस्क एनालिसिस करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंट विजिट्स होंगे, बच्चे में देखेंगे कंडीशंस आ सकती हैं नहीं। अगर स्टॉप करनी है तो प्रायर टू डिलीवरी डिसीजन लें, ये ही नहीं कि इनसाइड प्रेगनेंसी आप कोई एंटी एपिलेप्टिक बंद करा दें या एंटी साइकोटिक बंद करा दें। ये बंद कराने का डिसीजन आपका नहीं है, ये ट्यूमर ये मल्टी सेवरी टीम का डिसीजन है। आप क्या करा सकते हो, मैक्सिमम आप उसकी सर्वेलेंस करा सकते हो, टॉक्सिसिटी लेवल चेक कर सकते हो, ठीक है। सोडियम वेलप्रेट, अब सोडियम वेलप्रेट है तो ट्रेटोजेनिक, लेकिन एंजाइम इंड्यूसर नहीं है। somehow it works like inhibitor but inducer बिल्कुल नहीं है। और अगर ये ट्रेटोजेनिक है तो फिर ये स्पेसिफिक क्या करते हैं, कार्डिक डिफेक्ट्स, न्यूरोटिप डिफेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, कार्बामेज़ेपिन, ये इसके भी यही हालात हैं, ये एंजाइम इंड्यूसर भी है, ये ओसीपी को भी गंदा करेगी, बट सोडियम वेलप्रेट ओसीपी को गंदा नहीं करेगी। फेनिटोइन भी ओसीपी को गंदा करेगी क्योंकि एंजाइम इंड्यूसर है। लेमोट्रेजिन एंजाइम इंड्यूसर भी नहीं है, फिर भी ओसीपी क्या करेगी, ओसीपी इसको गंदा करेगी। मतलब एक पेशेंट लेमोट्रेजिन खा रही है, ओसीपी भी ले रही है, प्रेग्नेंट नहीं है ऑब्वियसली, ओसीपी ले रही है, तो ये ओसीपी ने क्या करना है, लेमोट्रेजिन का ड्रग लेवल कम कर देना है, तो इसको फिट्स पड़ जाने हैं। वारफरीन हम नहीं देते प्रेगनेंसी में, लेकिन मेटालिक वेल तो देने पड़ेंगे। देने हैं तो फिर डोज देखनी है कितनी ले रही है, 3 mg 5 mg, और एनॉमलीज क्या है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर गुजरा नहीं गुजरा, और अगर है भी तो फिर क्या है, स्टिपलिंग, नेजल हाइपोप्लेजिया, ठीक है, कोमेडियन सिंड्रोम हो जाएगा। हेपरिन प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करती, इसलिए बच्चे में तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन प्लेसेंटा से पहले मसला तो हो सकता है ना, रेट्रो प्लेसेंटल क्लॉट बना देगी, अब्रप्शन कर देगी, ठीक है। ओके, ये बाकी कार्ड स्टार्ट हो गए, तो दिस इज द वे आपने पढ़ना है। क्योंकि मैंने स्टार्ट लिया, मैं सिर्फ गाइड करना चाहती थी आपसे कि एमसीक्यूज को आपने देखना कैसे है, तो ऐसे देखना है। अब ये एमसीक्यू आए या ऐसे कोई और भी आए, यू कैन इजीली पिक सीवियस डिफेक्ट्स, कैटरेक्ट, रूबेला, ठीक है।
चलें फिर आगे चलते हैं। ऑटोप्सी पे हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, माइक्रोकेफेली, कार्डियक डिफेक्ट्स और बोन लीजन्स आ गए हैं। अब क्या करें? जी, अल्कोहल क्या करा रही थी? IUGI करा रही थी, लर्निंग प्रॉब्लम्स थे और माइक्रोकेफेली थी। वारफरिन क्या करा रही थी? नेजल बोन स्लिपलिंग्स और कार्डियक डिफेक्ट्स भी थे और फेशियल डिफेक्ट्स भी थे और हाइपोप्लेजियाज भी थे। सिफिलिस क्या करा रही थी? ये हमने नहीं पढ़ा, अभी बताते हैं। अभी CMV क्या करा रही थी? हाइड्रोकेफलस, माइक्रोकेफेली, कैल्सिफिकेशंस, कोरियोटिनाइटिस, रुबेला भी ये करा रही थी। पीछे अगर एक्सक्लूड भी करना चाहो ना, तुम सिफिलिस को कर सकते हो। और सिफिलिस हेपेटोमेगाली भी कराती है, हेपेटोमेगाली हाइड्रोप्स कराती है, माइक्रोकेफेली भी कराती है और ये बोन लीजन्स भी होते हैं इसमें। वो पेरियोस्टाइटिस, ये देखें ना आप इसको ऊपर, मैक्यूलोपैपुलर रैश पाम्स पे, पेरियोस्टाइटिस, स्नफल्स। इसके अलावा इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे तो यू विल सी के ये काफी एक घटिया इन्फेक्शन, इतना घटिया इन्फेक्शन है कि ये यूनिवर्सल इसकी स्क्रीनिंग है। ठीक है, बट घटिया तो है लेकिन प्रिवेंटेबल भी है। चलो अच्छा, फिर आगे हम चलें, कोई क्यूरी हो तो बताएं मुझे। आवाज नहीं आ रही? मैडम तो फिर इसका आंसर रुबेला होगा ना, 4 का। बोन लीजन्स में ना पेरियोस्टाइटिस था, मैं आपको बता रही हूँ, लिखा नहीं है, चलो मैं लिख देती हूँ। पेरियोस्टाइटिस, ये बज़वर्ड्स ही होते हैं। वैसे ये रुबेला बनता है, रुबेला में भी ये माइक्रोकेफेली, हेपेटोमेगाली है। और ये इनफैक्ट क्वेश्चन में था भी ऐसे, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, ये इसमें सवेयर कार्डियक डिफेक्ट्स था एग्जाम में ना, सिर्फ सीवियस नहीं था बल्कि सवेयर कार्डियक डिफेक्ट्स था, इसके साथ भी हेपेटोमेगाली था और रुबेला भी हेपेटोमेगाली कराता है। लेकिन अगर मैं जस्ट ऐड करूँ ना वर्ड पेरियोस्टाइटिस, देन वी विल चूज सिफिलिस। ठीक है, वो मैं पहले क्लियर कर चुकी शायद मैंने लिखा नहीं। हाँ बिल्कुल, अगर ये पेरियोस्टाइटिस ऐड नहीं करती ना, फिर ये रुबेला बन जाता है। रुबेला में भी हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होती है। ठीक है, अच्छा, पेशेंट हैड IUCD इंजर्शन फ्रॉम अ प्राइवेट क्लिनिक, अ वीक लेटर प्रेजेंटेड विद फीवर, पल्स भी ज्यादा है, पेन भी है। फर्स्ट स्टेप क्या है? अब यहाँ फंस जाओगे ये मुझे आई नीड टू नो। रिमूव कर दें, एंटीबायोटिक्स दे दें या रीअश्योर कर दें? रीअश्योर करेंगे उसको। देखो IUCD के बाद उसको इन्फेक्शन हो गया है, रीअश्योर करेंगे तो वी आर वेटिंग फॉर सेप्सिस, पेरिटोनाइटिस, परफोरेशन। मैम स्कैन कर ले पहले, रिमूव तो जी? नहीं करेंगे, स्कैन अच्छा करके उसको ठीक है, चेक कर लें कि इस तरह तो नहीं है। लेकिन स्कैन के ऑप्शन भी तो नहीं है ना। फिर एंटीबायोटिक। We हाँ, should remove IUCD. नो वी शुड Source of नॉट। infection should be removed. नहीं, वी विल नॉट रिमूव, राइट नो नहीं करेंगे हम, रिमूव करेंगे इसको Source 78 of आवर infection should be removed first, I think. बिल्कुल अच्छा ठीक है, आई एग्री विद यू। अगर एंटीबायोटिक की ऑप्शन ना होते ना, हम रिमूव भी कर देते, बट जो FSRH की गाइडलाइन है वो ये कहती है, आपको नहीं पता कि अनप्रोडक्टिव काइटिस हुआ है नहीं हुआ, ठीक है, अब आप उसको विदाउट ECP दिए फौरन IUCD भी निकाल दें। पहले तो एक तो इन्फेक्शन हो गया, फिर एक प्रेगनेंसी का भी रिस्क है, फिर इसको ECP देते फिरें। डोंट डू दिस। फर्स्ट स्टेप पे एंटीबायोटिक्स दें, हिस्ट्री लें उससे कि उसका अनप्रोडक्टिव काइटिस लास्ट 7 डेज में हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, और आप विद इन 72 आवर एंटीबायोटिक कवर चला जाए और स्टिल पेशेंट हील नहीं हो रही, हील होगी तो ठीक है, और अगर हील नहीं हो रही तो फिर निकाल दें। ठीक है, क्योंकि मैम देखें, अगर परफोरेशन भी हुई है तो हम उसमें IUCD तो नहीं निकालेंगे ना, या यानी करेंगे, मेरा ख्याल एंटीबायोटिक ही पहला स्टेप बनता है। रिमूव IUCD तभी करेंगे जब पूरा एंटीबायोटिक कवर भी पूरा हो जाए, थोड़ा सा स्पेक्ट्रम हो जाए, सेटल हो जाए फीवर, है ना, जिस एब्सेस वगैरह में करते हैं, है ना। आप नहीं आना, ये आपका ख्याल है ना मेरा ख्याल है, दैट इज अबाउट अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन कि एंटीबायोटिक्स दें, 72 आवर तक देखें, ठीक होती है तो यू कैन डेफर इवन आप इसको ना भी निकालें अगर कोई और सुटेबल ऑप्शन नहीं है। मतलब सारी कॉन्ट्रासेप्शन में सारी कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं, सिर्फ एक ही बच्ची है और वो भी निकाल रहे हो, तो आपने आउटवे करना है अगर इसका ठीक हो जाता है। और ये जो शुरू में इन्फेक्शन क्लिनिकली भी होता है ऐसे ना, ही करते हैं मैम। बिल्कुल ऐसे ही करना।
वैसे अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन है, लेकिन अगर हम अपने तुक्के भी लड़ाए ना तो निकालनी नहीं है एकदम से फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, एंटीबायोटिक देनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मुझे एक क्वेश्चन बड़ा याद आता है कि मैं चलो तुम लोगों को बताऊं। लेट्स सपोज एक पेशेंट है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है और उसको वो सेम सिनेरियो के साथ आई है, फीवर है, पल्स उसकी ज्यादा है, एब्डोमिनल पेन है उसको, और उसमें कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी आ रहे हैं, एक बात, और पल्स 110 है, दो बात, और लो एब्डोमिनल पेन है और डिस्चार्ज भी है, ठीक है, ओस ओपन है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट स्कैन पे फेटल हार्ट रेट मौजूद है। इसमें एंटीबायोटिक्स देनी है या टर्मिनेशन करनी है? और व्हाट इज दिस? सेप्टिक अबॉर्शन का सिनेरियो। सेप्टिक अबॉर्शन, दिस इज सेप्टिक अबॉर्शन। अलाइव है या नहीं है, इसको निकालना है, टर्मिनेशन करनी है। अब एग्जाम में आप कहोगे कि लाइव बच्चा टर्मिनेशन, वो सेप्टिक अबॉर्शन है, ठीक है। जहां सेप्सिस आ जाए ना, फिर वहां हम एग्रेसिव ट्रीटमेंट, एग्रेसिव स्टेप्स लेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ कोरियोरेटिनाइटिस का सिनेरियो है, मेम्ब्रेन्स लीकिंग हुई है और उसके बाद वो सेप्सिस में जा रही है, तो क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स या डिलीवरी? पहले तो एंटीबायोटिक्स डिलीवर। फिर डिलीवरी। नहीं, इनिशियल स्टेप तो एंटीबायोटिक है और डेफिनेटिव केयर डिलीवरी है। डिलीवरी। ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ना, ये हमेशा डेफिनेटिव नहीं होता। डेफिनेटिव है वो यहाँ IUCD को ही निकालना है, यकीन करें। अगर वो कहना डेफिनेटिव स्टेप निकाल दो उसको, फिर सोर्स ही निकालना है। अगर मैं कहूँ कोरियोरेटिनाइटिस का सिनेरियो है, कोरियो का सिनेरियो है और पेशेंट इवन 29 वीक्स पे है या 23 वीक्स पे है, तो सोर्स तो वो लीकिंग मेम्ब्रेन्स और इन्फेक्शन और इनसाइड टमी है ना, वो जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन है, वही निकालेंगे। दैट इज डेफिनेटिव डायग्नोसिस। अगर मैं कहूँ जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की डेफिनेटिव डायग्नोसिस किया, टर्मिनेशन। जेस्टेशनल डायबिटीज की डेफिनेटिव डायग्नोसिस किया है, टर्मिनेशन, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस की डेफिनेटिव डायग्नोसिस किया है, PHBSO। प्रोलैप्स की डेफिनेटिव डायग्नोसिस किया है, BH। बिल्कुल। तो आपने इन अल्फाज से अपनी की सिलेक्ट करनी है कि इनिशियल स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, डेफिनेटिव है, गोल्ड स्टैंडर्ड है, क्या है, व्हाटएवर। एक होता है सिनेरियो जिसमें वो कहते हैं सुइटेबल ऑप्शन बता दो। सुइटेबल, अब देखो ना, पेशेंट है नल्ली पैरस, HMB है उसकी सुइटेबल ट्रीटमेंट क्या है? वही ट्रांजामिनिक एसिड और वो हार्मोन से नहीं दे सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नली पेरस भी है, HMB भी है और एक फाइब्राइड भी है, इसकी सुटेबल ट्रीटमेंट क्या है? मायोमेक्टमी। हालांकि इनिशियल तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे जाना चाहिए था ना, जेनरस देते या OCPs देते, नॉन हार्मोनल ना हार्मोनल, बट इसमें सुटेबल तो नहीं है ना, बिकॉज फाइब्राइड है, उसको नली पेरस है, कैविटी लिखा होता है, डिस्टॉर्ट कर रही है, तो निकालना ही है। इफ फाइब्राइड इज डिस्टॉर्टिंग कैविटी एंड यूट्राइन कैविटी एंड साथ में मेनोरेजिया भी है, व्हाटएवर, तो ये सुटेबल ऑप्शन तो यही है ना कि आप मायोमेक्टमी करें, क्योंकि HMB तो मेडिकल ब्रेन से शायद ठीक हो भी जाए, बट व्हाट अबाउट इनफर्टिलिटी? तो कुछ चीजें आपने पूरा MCQ पढ़ के सुटेबल पैकेजेस निकालने उसमें से, ठीक है। चलो, अब न्यू बर्न आ गया, मैम 7 days। प्लीज एक मिनट मैम, ये आपने सेप्टिक अबॉर्शन का जो सिनेरियो बताया वो काइंडली जरा रिपीट कर दें, वो बड़ा अच्छा सा था लेकिन मैं कुछ समझ नहीं आई मुझे थोड़ी सी। मैंने आपको बताया कि एक फर्स्ट सेमेस्टर में ना एक पेशेंट है, उसको लो एब्डोमिनल पेन है, घटिया सा डिस्चार्ज है, उसको CNS मैनिफेस्टेशंस है, मतलब मैं कहूँ कि फिट्स पड़ रहे हैं या अल्टर्ड सेंसोरियम है, ठीक है, और पल्स 110 है, फीवर है उसको। तो पहले तो ये बनाएं कि ये पेशेंट को जो है फर्स्ट सेमेस्टर में ऑब्वियसली हम मिसकैरेज का टर्म यूज करते हैं, पेन है, लो एब्डोमिनल पेन है, तो और जो फीचर्स हैं वो सेप्सिस के हैं, एब्डोमिनल पेन है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो वो मिसकैरेज हो गया, तो फिर वो सेप्टिक मिसकैरेज हो गया ना, और सेप्टिक मिसकैरेज वो है तो तो ठीक है, हमें लेकिन वो जो आपने फिट्स बताया ना, मैं उसमें कंफ्यूज हो गई थी। फिट्स क्यों है? अल्टर्ड सेंसोरियम ठीक है, फिट्स तो मुश्किल। फिट्स भी पढ़ अगर सकते डालें हैं, तो अल्टर्ड सेंसोरियम में भी फिट्स पढ़ सकते हैं। ओके CNS की मैम, मेरा मैनिफेस्टेशन ध्यान में फिट्स नहीं एपिलेप्सी की आएगी। तरफ चला गया था। ठीक है। और रीनल भी अगर मैम मल्टी ऑर्गन फेलियर या इस टाइप हो जाए सेप्सिस में, बिल्कुल बिल्कुल, CNS भी एक ऑर्गन है, सेप्सिस में मल्टी ऑर्गन हाँ फेलियर हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल। हाइपोपरफ्यूजन हो गई।
देखें एपिलेप्सी की तरफ दिमाग कब जाएगा ना, जब वो लिखेंगे कि एपिलेप्टिक है और दवाइयां नहीं खा रही। ठीक हो गया। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक पेशेंट है जिसकी लीकिंग हो गई है, 29 वीक्स पे लीकिंग हो गई है। लीकिंग को गुजर गए 3 दिन और नॉन के सब हाइपरथायराइडिज्म है, ये हम कर भी चुके हैं सिनेरियो ना, और ट्रीटमेंट नहीं खा रही, और मैनिफेस्टेशन क्या है, टैकेकार्डिया, हाइपरटेंशन और एग्रेसिव बिहेवियर। अब ये बताएं, ये हाइपर थायराइड की वजह से है, कोरियो की वजह से? थायराइड की वजह से, थायराइड की वजह से हाइपरटेंशन है इसमें। तो बिल्कुल ये बज़वर्ड्स ही बता देते हैं, आपने सिनेरियो को पढ़ के ना वो एक माहौल बनाना है कि ये किस माहौल में जा रही है, ठीक है। जो चीजें देखो लिखी हुई होती है ना वो वही होती हैं, कुछ ऐसे हिडन एजेंडा नहीं होता। बिल्कुल। चलें आगे, न्यू बर्न है 7 डेज का और बेचारा काफी लिथार्जिक है, डिहाइड्रेटेड है, एम्बिगुअस जेनिटेलिया है, फ्यूज्ड लेबियाज हैं, स्क्रोटम बना हुआ है, ठीक है। कौन सा जो है एंजाइम डेफिशिएंट है इसमें? 17, 21 या 11। अब आप देखें 21 में, हाँ 21 में क्या हुआ है, मिनरल्स कम है मतलब डिहाइड्रेटेड होता है, कार्टिसोल भी कम है, ठीक है, डिहाइड्रेटेड, सेक्स स्टेरॉइड ज्यादा है, एम्बिगुअस जेनिटेलिया मतलब हाइपोटेंशन के साथ एम्बिगुअस जेनिटेलिया में 21 है, ठीक है, जबकि हाइपरटेंशन मतलब मिनरल्स यहाँ ज्यादा हो रही है ना 11 में, और इसके साथ एम्बिगुअस जेनिटेलिया है तो ये 11 बीटा है। और अगर एम्बिगुअस जेनिटेलिया है ही नहीं, सिर्फ हाइपरटेंशन है, तो ये 17 अल्फा है। मतलब ऐसा कंजेनिटल एड्रेनल हाइपरप्लेजिया जिसमें एम्बिगुअस जेनिटेलिया नहीं है और सिर्फ हाइपरटेंशन है, वो 17 अल्फा है। और ये इंतहाई फेवरेट एमसीक्यू है आईएमएम के लिए, एमसीपीएस के लिए और एमसीपीएस के लिए, ठीक है। अब मैम वहां काइंडली रिपीट। एक बच्चा है एम्बिगुअस जेनिटेलिया के साथ बीपी लो है 21, एक बच्चा है एम्बिगुअस जेनिटेलिया के साथ बीपी ज्यादा है 11 बीटा, एक बच्चा है जिसको एम्बिगुअस जेनिटेलिया है ही नहीं बट हाइपरटेंशन है, वो है 17। और ये सारे कंजेनिटल हाइपरप्लेजिया हैं। तो 17 के साथ भी तो एम्बिगुअस जेनिटेलिया होता है? नहीं 17 के साथ नहीं होता। देखें 17 में सेक्स स्टेरॉइड्स कम है, क्यों एम्बिगुअस जेनिटेलिया होगा? फीमेल है तो फीमेल ही होगी। सही। अच्छा इसमें एक और टेबल भी है, वो कहते हैं ये पूरा स्टेरॉइड पाथवे स्टार्ट कहाँ से होता है? कोलेस्ट्रॉल से स्टार्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है बस। अच्छा इसमें एक ट्रिक ये भी होती है, ऑप्शन डी होता है CH आप वैसे 90% कहेंगे CH ही है, हाउ इट कैन बी CH में तो फिर 17 भी था, यहाँ वो आपसे स्पेसिफिक मांगना चाह रहे हैं। जैसे वो रिकरेंट मिसकैरेजेस में कहते हैं कौन सी ट्रायोजेमी है, फिर आप क्या ट्रायोजोमी चूज करेंगे? आपने स्पेसिफिक चूज करना है कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है या ट्रांस रोबर्टसोनियन है, ठीक है। कभी कभार वो कहते हैं कि रिकरेंट मिसकैरेजेस में मोस्ट कॉमन काज क्या है? इन क्रोमोसोम्स, दैट इज ट्रायोजोमी, डोंट गो इन डिटेल। और वो क्रोमोसोम्स में ही पूछ रहे हैं ना, ठीक है। बाजू का वो कहते हैं एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी या रिकरेंट मिसकैरेजेस के साथ। अब इसमें लाइकली क्या रीजन है? एन एम्ब्रियोनिक प्रेगनेंसी एपीएलएस में हो सकती है? नहीं होती, उसमें तो बच्चा बनेगा, उसमें तो थ्रोम्बाइज होते हैं जो इम्प्लांटेशन नहीं होने देते ना, या ट्रोफोएक्टोडर्म की डिफरेंशिएशन नहीं होने देते, बच्चा तो बनता है ना। ये तो नहीं होगा कि एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो फिर वो क्या क्रोमोसोम्स हैं। हालांकि रिकरेंट मिसकैरेजेस की मोस्ट कॉमन काज तो एपीएलएस थी, मोस्ट कॉमन एंड ट्रीटेबल काज। तो यहाँ CH नहीं चूज कर सकते, आपने 21 चूज करना है। ये मैं करके आई थी, मेरा पेपर में आया था, मैंने कहा चलो CH चूज कर लूं। इन तीनों को तो मुझे पता ही नहीं था आपस में डिफरेंशिएट कैसे करूं, इतना नहीं पढ़ा था डिटेल में, बट ये पता था कि इसमें होता है, लेकिन वो फिर मुझे बाद में पता चला कि गलत किया। आपने नहीं करना। ग्रेविडा 2 पैरा 1 एट टर्म प्रीवियस, देखें ये बज़वर्ड है हैप्पी पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसको कैथोलिक बच्चा है, सब कुछ ठीक है, और प्रीवियस 1 भी है, ये दूसरा बज़वर्ड है, ठीक है। और इंडक्शन के लिए एडमिट हुई है। सेफेस्ट मेथड क्या है? सॉरी मैं उल्टा आ गई, सॉरी हैप्पी है 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी देयर इज अ ट्रिकल फ्रॉम वजाइना, मतलब डिलीवर होने के 2 घंटे बाद ट्रिकलिंग स्टार्ट हुई है, 2 घंटे बाद। बज़वर्ड क्या है? हैप्पी और 2 आवर्स।
और हेमाचूरिया, व्हाट इज द डायग्नोसिस? अब प्रीवियस वन में डीआईसी है, यूट्रस रप्चर है या रिटेन प्लेसेंटा? हाँ डीआईसी बेसिकली DIC अगर ये हाँ रप्चर होता, प्रीवियस वन में रप्चर हो सकता था, बट इंट्रापार्टम रप्चर ज्यादा होते हैं, लेकिन पोस्टपार्टम भी हो सकते हैं साइलेंट रप्चर। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा बच्चा पैदा होते ही माँ कोलैप्स कर जाती है, वो टीयर होता है, वो गया हुआ होता है ऊपर ब्रॉड लिगामेंट में, आप एपिस स्टिच कर रहे होते हो, फिर आपकी इंक्वायरी हो जाती है। पर तो ना ये हैप्पी है, ठीक है, हैप्पी में 51% तो टीआईसी होता है, और हैप्पी वैसे तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये हैप्पी प्रेगनेंसी से हैप्पी नहीं है, तो इसलिए बड़ा कुछ कह देता है। ये हैप्पी पॉजिटिव भी हो ना, अगर मैं कहूँ इंटरपार्टम पेशेंट है और इंडक्शन हुई है, बच्चा मोटा है, मल्टी है, फिर तो ये रप्चर है, इतने सारे बज़वर्ड्स हैं। अच्छा चैप्टर 2 पैरा 141 पे है प्रीवियस वन। सॉरी, तो इन्होंने पूछा है कि प्रीवियस वन को बेसिकली इंड्यूस कैसे करना है, सेफेस्ट मेथड बता दो। अगर वो सेफेस्ट कहते हैं तो फिर हमारे पास सर्वाइकल पुली इजी ऑप्शन है, बिकॉज इसी में रप्चर नहीं होता, मिनिमम रप्चर इसी में ही होता है, मिफेप्रोस्टोन में भी होगा, ई में भी होगा, E2 में भी होगा। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास इंडक्शन के लिए आई है, हमने सेक्शन नहीं करना, ये भी देख लें आप, ये भी आउट हो गया। बट मैं कहूँ तो बेस्ट मेथड फिर क्या है, वो फिर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है। नहीं E1 नहीं है, E1 तो देना ही नहीं है प्रेग्नेंट लाइव बच्चे नहीं को। नहीं E2 सॉरी ठीक है, E2 लेकिन है तो प्रोस्टाग्लैंडिन, रप्चर तो करा देगा, सेफ तो नहीं है, सक्सेसफुल है लेकिन सेफ नहीं है। अच्छा, यू आर डिलीवरिंग ब्रीच, नहीं सिजेरियन भी सेफ नहीं है, वो बच्चे के लिए तो सेफ है, माँ के लिए तो नहीं है, उसको अगली दफा क्रेटा हो जाना है, और जी देके वो मेंडलसन सिंड्रोम हो जाना है, एपिड्यूरल लगा के हाइपोटेंशन हो जाएगी, और बच्चा आउट करते हुए ब्लैडर रप्चर हो जाएगा। ठीक है, कैसे सेफ है? बस EG और E2 और ठीक है, और पीपीएच होके ब्लड लगेगा तो रिएक्शन हो जाएगा, बिल्कुल पीपीएच मैनेज ना हो तो स्टेक्टमी, हाउ इट कैन बी सेफ? नॉट सेफ। यू आर डिलीवरिंग अ ब्रीच डिलीवरी नाउ फॉर कमिंग हेड। अब कमिंग हेड के लिए तो पाइपर लगाते हैं ना, पाइपर का दूसरा नाम चैम्बरलियन है, अब आपने दूसरा नाम याद करना था, और वैक्यूम लगा नहीं सकते, दूसरा ऑप्शन जो था वो होगा लाइकली सिम्पसन फर्गूसन, वो भी लगाते हैं। अगर कैली होता तो कैली लगा सकते हैं, वैसे चैम्बरलेन और कैली दोनों लगता है, बट अगर दोनों ही आ जाए तो चैम्बरलेन बेस्ट है, और सबसे बेस्ट था पाइपर, वो तो है ही नहीं। प्राइमरी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में फॉर 2 आवर्स, और थक गई है बेचारी, बच्चा तो ठीक ही है, ओ ए पोजीशन तो ठीक पोजीशन होती है, और +1 पे व्हाट टू डू। अच्छा एक मेरी बात मानो, जब बच्चा 0 या 0 से नीचे आ गया ना, आप पे वाजिब है कि आप उसको नाम डिलीवर करें, आप पे वाजिब है आप उसे नाम डिलीवर करें, और आप पे वाजिब है आप उसे नाम डिलीवर करें अनटिल अनलेस कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं करना कि +1 2 +3 पे सेक्शन करो, नहीं थक गई है, ओए है तो +1 है, क्या लगाएं? +1 मतलब इस पे वैक्यूम भी लग सकता है और फोर्सेप भी, और ये मिड कैविटी का फोर्सेप लगेगा क्योंकि 0 से +2 तक मिड कैविटी होता है, तो वेंटूज अच्छा है, फोर्सेप अच्छा है। फोर्सेप कैसे? फर्स्ट लाइन इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की चॉइस में आता है ना, वो वेंटूज आता है। फोर्सेप तब चूज करते हैं जब वो खुद से कहें कि सबसे अच्छा बताओ इन टर्म्स ऑफ सक्सेस रेट, या वो ऐड कर दें कि कैपेट बना होगा इस पे वैक्यूम नहीं लगता, या बच्चा छोटा है 32 वीक्स पे वेंटूज नहीं लगता, या डिस्ट्रेस हो। ठीक है, when they want forceps from you they will really want it, they will make you to think about, लेकिन अदरवाइज वेंटूज चूज करें। मैक्यूलर ब्राइट का सिंड्रोम का सिनेरियो था कि भाई पेशेंट है प्रीकॉक्सिव पुबर्टी में स्कैफल लार्ज पार्ट्स, ये वैसे एफसीपीएस में दोबारा भी आया हुआ था, मैंने पेपर हल कराया एफसीपीएस का, उसमें यही क्वेश्चन सेम यही था, और ये आपके अगले 26 अगस्त को हुआ था, हाँ 24 को अगस्त को एफसीपीएस का पेपर हुआ यही क्वेश्चन, 25 को अगस्त को एफसीपीएस का दूसरा पेपर हुआ यही क्वेश्चन, और 26 को अगस्त को आईएमएम का पेपर हुआ यही क्वेश्चन। ठीक है, तो बता दें क्या चूज कर रहे हैं, जीएनआरएच, टमोक्सिफेन, प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, यूपीए या कंबाइन ओसीपीज। 6 साल की बच्ची है, और पहले तो ये बताओ कि एल्ब्राइट सिंड्रोम होता क्या है, सेंट्रल प्रीकॉक्सिव पुबर्टी है या पेरिफेरल है? मैडम ये पेरिफेरल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में होता है ना? चलें, पेरिफेरल में तो कास को ट्रीट करना है, और मैक्यूलर ब्राइट सिंड्रोम में होती है फॉलिकुलर सिस्ट बाइलेटरल, तो बीएससी कर दें।
फिर तो डीएसओ बनती है ना, लेकिन डीएसओ तो नहीं करनी। नहीं बीएसओ फिर क्या करें? मैडम वैसे तो इसमें तो कॉज को ट्रीट करना होता है ना, क्योंकि ये तो है किसी ट्यूमर और उससे ये हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं। जैसे मैडम मैंने आपके लेक्चर सुना था, आपके लेक्चर में ना आपने ये बताया था कि मैक्यून एंड ब्राइट जो है सेंट्रल प्यूबर्टी का जो है उसमें होती है, लेकिन ड्यू हर्ट्स में जो है मैडम ये पेरिफेरल प्यूबर्टी एक सेंट्रल और दूसरी वाली जो है ना नॉन, उसमें मैडम ये मैंने पढ़ा है कि उसमें होता है। अच्छा देखो, मैक्यून ब्राइट की ट्रीटमेंट सेंट्रल है, क्योंकि हम मैक्यून ब्राइट को निकाल नहीं सकते। ये ट्यूमर ओवरी पे इफेक्ट करता है, सीएनएस पे इफेक्ट करता है, स्किन पे इफेक्ट करता है, तो स्किन पे निकाल दो, सीएनएस पे निकाल दो। ठीक है, जीएनआरएच अच्छी ऑप्शन है। दूसरी अच्छी ऑप्शन टमॉक्सिफेन नहीं कंबाइंड ओसीपी नहीं सॉरी मैम, कंबाइंड ओसी ओसीपी ओसीपी मैम लेट्रोजोल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। टेस्टोलैक्टाजोन वो क्या अरोमेटेज इनहिबिटर आवाज नहीं आ रही, सॉरी। मैं कब से मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चों? मैम मैकन वाले एमसीक्यू से मैक्यून वाले अच्छा, मैक्यून में आपने ना नंबर 1 लेट्राजोल अरोमेटेज इनहिबिटर, नंबर 2 सर्म्स एंटी एस्ट्रोजन स्पेसिफिक जैसे टेमोक्सिफिन, और नंबर 3 जीएनआरएच। तो यहाँ नंबर 2 मिल गया तो वो चूज कर लिया, ना होता तो फिर जीएनआरएच चूज कर लेते। समटाइम वो कहते हैं कि मैं डायग्नोसिस बता दो, बोन लीजन्स हैं, ओवेरियन मैस है, बच्ची को साइकिल स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर वो मैक्यून होता है। समटाइम वो पूछते हैं कि सेंट्रल है पेरिफेरल है, ये बेसिकली पेरिफेरल है। बेसिकली ये पेरिफेरल है। अगर मैंने लेक्चर में बोला है तो आप कह रहे हो तो ठीक कह रहे होंगे, फिर वो स्लिप ऑफ टंग होगा। ठीक है, करेक्टेड, इट इज पेरिफेरल। अच्छा, वैसे जो आप इसको पढ़ोगे तो यहाँ कुछ सेंट्रल भी लिखा हुआ होता है। थोड़ा सा मैक्यून की जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो सेंट्रल सिस्टम को जो ना एक्टिवेट करता है, शायद इसलिए कहीं कई जगहों पे सेंट्रल लिखा हुआ मिलेगा, बट बेसिकली जो मेन इसकी क्लास है वो पेरिफेरल ही है। बट इसकी ट्रीटमेंट सेंट्रल है, क्योंकि सेंट्रल में भी एंटी एस्ट्रोजन देते हैं, जीएनआरएच देते हैं ना, और एंटी यही साम्स और यूपीए नहीं सॉरी लेट्राजोल। क्लियर हो गया? आगे चले।
Should we move? Ma'am, answer is tamoxifen. Yes, tamoxifen. Tamoxifen second best है ना, इसलिए choose किया. Third best है Okay, GnRH, इसलिए choose नहीं किया. And what about the first one? Letrozole, aromatase inhibitor. Thank you, ma'am. अच्छा, ग्रैंड मल्टी केम इन लेबर विद ब्रीच प्रेजेंटेशन स्टेशन 0 पे 8 सेंटीमीटर है, व्हाट टू डू? आईवीडी सेक्शंस इनटू ऑगमेंटेशन ईसीबी. अब ग्रैंड मल्टी में अगर ये अर्ली लेबर में आती, चाहे ग्रैंड मल्टी ना भी होती, तो वी कैन डू ईसीबी, लेकिन एडवांस लेबर में नहीं, 8 सेंटीमीटर पे नहीं. तो क्या करें, सेक्शन कर दें. बेसिकली चाहे टर्म ब्रीच हो चाहे प्रीटर्म ब्रीच हो, जब एडवांस लेबर में आ जाए ना, तो फिर आप उसको छोड़ दो उसके हाल पे. और ब्रीच का ताल्लुक सेंटीमीटर से नहीं है, ये इसका जो पार्ट कुछ ना कुछ होता है वो यहाँ तो खैर 0 लिखा हुआ है, अच्छी बात है बताते उन्होंने, लेकिन समटाइम 4 सेंटीमीटर पे भी ब्रीच का एक टांग नीचे आई हुई होती है, फिर इसी भी करना या ऊपर से निकालना डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, तो व्हेन पेशेंट कम्स एडवांस लेबर में एट एनी डायलेटेशन, गो फॉर स्पॉन्टेनियस, लेट हर टू डिलीवर वजाइनली. अच्छा, एक और भी ट्रिक है बच्चों, वो ट्रिक ये है कि 8 सेंटीमीटर है, मैं कहूँगी 9 सेंटीमीटर है, बट एस्टिमेटेड फेटल वेट इसका 3.9 या 4 kg है. फिर क्या करें? फिर आपने सेक्शन करना है, क्योंकि ब्रीच डिलीवरी 3.8 से आगे अलाउ नहीं करनी. फिर ये होगा कि हेड एंड ट्रैप हो जाएगा, फिर बैठे रहोगे. ठीक है. लो सेट एयर्स, एपिकेंथल फोल्ड्स, लंग हाइपोप्लेसिया, ये तो पोर्टर है. ठीक है, एडवर्ड है. ये ओलिगो या एनसेड में भी नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, क्योंकि एनसेड में जो ओलिगो होता है उसमें ये एपिकेंथल फोर्स को तो मसला नहीं होगा ना, सिर्फ लाइकर कम होना चाहिए, जिसकी वजह से लंग हाइपोप्लेसिया हो गया. ये तो मॉर्फोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है ना, ये किसी किसी ड्रग से होंगे या किसी सिंड्रोम से होंगे, तो पोर्टर में ऐसा होता है. 10-year-old गर्ल विद एब्डोमिनल मैम मास. एक्सक्यूज मी, मैम ये जो प्लीज, ये जो ग्रैंड मल्टी वाला आपने बताया, तो इसका फिर हाँ आईवीडी आंसर क्या इसमें आंसर नहीं है. इंस्ट्रूमेंटल वेजाइनल. नहीं बेसिकली मैं बड़ी परेशान थी, सॉरी, लेकिन है तो ना डिलीवरी ना, इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ा तो लगा देंगे पाइपर. ओके. और लो सेट 13 वाले एयर्स में पॉटर है क्या? हाँ पोर्टर है. ठीक. और 10-year-old गर्ल विद एब्डोमिनल मास, जर्म सेल ट्यूमर, एपिथेलियल ट्यूमर या स्ट्रोमल, ऑब्वियसली जर्म सेल है ना इस एज में तो. जॉनसन. अच्छा, वन वाज रिगार्डिंग पेशेंट आई थिंक 16 वीक्स थी, पीओजी, और उसको चेस्ट पेन था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, जिसमें वारफरिन दें, डेटापेरिन दें, एसके लगा दें. बताएं जरा, ये किसी बच्चे ने रिकॉल भेजा था मुझे, मैंने इसको ठीक नहीं किया, सॉरी, मैं इसका जरा उर्दू निकाल दूं. हाँ, 16 वीक्स पे चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. तरह से हुआ क्यों है, डायग्नोसिस क्या है? एमआई. ओके, हाँ वापस आए. देखो, ये डायग्नोसिस तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ही है ना, प्रेगनेंसी भी एक हिंट है. तो पल्मोनरी मैम एम्बोलिज्म एमआई नहीं हो वार्फरिन, सकता. डेल्टा पेरिन या एसके? स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे. स्ट्रेप्टोकाइनेज किस लिए, मतलब दे सकते मैम हैं? ये एमआई नहीं हो सकता. नहीं मैंने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया अभी. अब इसमें अनफ्रैक्टेड हेपरिन भी आ गया, लोब्रिन भी आ गया. अब बताओ. मैडम ये बताइए पीओजी क्या है? प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल एज, डीओपी हो गया ना, पीओजी लिख दिया.
ड्यूरेशन ऑफ जेस्टेशन है। देखें तो pulmonary हम इसके embolism, वार्फारिन दे सकते हैं? अच्छा वार्फरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ। 7वें दिन जाके फर्क पड़ेगा, 7 दिन तक तो ये मरी जाएगी बेचारी। हाँ और एक्यूट जैसे एक्यूट प्रेजेंटेशन है तो वार्फरिन नहीं, एक्यूट में हेपरिन नहीं बिल्कुल भी नहीं, चाहे प्रेग्नेंट है चाहे नहीं। जी, एक्यूट में हमेशा हेपरिन देते डेल्टा हैं। एक्सीलेंट डेल्टा डेल्टा पेरिन जो है ना वो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है। डेल्टा, टिनोक्सी, इनोक्सा, टिंजापेरिन, डेल्टापेरिन और एनोक्सापेरिन, ये लो मॉलिक्यूलर हेपरिन और यही देते हैं अनटिल अनलेस मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म ना हो। बहुत बड़ा लोथड़ा होता है ना, वो तो निकालना पड़ेगा सर्जरी करके, जैसे एम्बोलेक्टमी करेंगे, ठीक है, वो कोई सिनेरियो नहीं है। तो यहाँ डेल्टापेरिन मेक सेंस। अच्छा मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म में अनफ्रेशनेट हेपरिन देते हैं, वो लिखेंगे मैसिव, ठीक है, वो मैसिव लिखेंगे बिलीव मी, तो यू विल चूज यूएफएच, अदरवाइज डेल्टापेरिन देनी है। 10 weeks gestational age presented with abdominal pain and general bleeding, on examination uterus 10 week size है, ठीक है, मतलब और bleeding भी हो रही है। RPOCs or passage of any parts of conception not mentioned। अब क्या करना है, ये डायग्नोसिस क्या, इनएविटेबल मिसकैरेज है, कंप्लीट मिसकैरेज है, मिस्ड है, क्या है? इनकम्प्लीट ब्लीडिंग की हुई है ना अभी, जी। तो ये थ्रेटन नहीं है, थ्रेटन होगा हाँ option क्योंकि में नहीं है। वो ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी और यूट्रस का साइज एक जैसा है अभी। साइज भी एक जैसा है ना उसके। हम्म। थ्रेटन वैसे ये बात मैंने नहीं सोची, तुम लोगों ने सोच ली। गुड। मैडम ये उसके ड्यूअर्स के चार्ट में दिया हुआ है ना कि आपका यूट्रस का साइज आपको कौन कौन सा हाँ, जिसका हाँ। एज पे क्या किस तरह हाँ मिलेगा। ये उसमें है। मैम इनएविटेबल क्यों नहीं हो सकता? क्यों होगा भाई, उसमें क्या होता है? ऑस इज ओपन। कहाँ लिखा हुआ है उस ओपन में, मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं मैम इनएविटेबल में ऑस ओपन हो गई होती है तो हाँ इसलिए। और हाँ इनएविटेबल में ऑस ओपन होती है, लेकिन चाहे बच्चा अंदर भी हो तो भी इनएविटेबल है। इनकम्प्लीट में आधा निकल चुका होता है, आधा अंदर होता है, और ब्लीडिंग भी हो रही होती है, पेन भी हो रहा होता है। मिस्ड में ये होता है कि कुछ भी नहीं होता, मरीज सही होती है, हालांकि ओस भी क्लोज होती है, हल्का फुल्का डिस्चार्ज होता है, पेन भी नहीं होता। मिस्ड मिसकैरेज अल्ट्रासाउंड का डायग्नोसिस है, हमारा तो नहीं है। सेप्टिक भी क्लिनिकल डायग्नोसिस है, थ्रेटन मिसकैरेज भी क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इनकम्प्लीट मिसकैरेज भी क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इनएविटेबल भी। ये जो मिस्ड मिसकैरेज और कंप्लीट मिसकैरेज है ना, ये दो डायग्नोसिस हैं अल्ट्रासाउंड बेस्ड, ठीक है। ये वैसे ये एमसीक्यूज अलग से आएंगे, बट आप साथ ही कर लो, अच्छी बात है। मिस्ड में तो आपको एफसीए पे कमेंट करना है, वो तो आप नहीं कर सकते ना शक्ल देख के। बिल्कुल। और कंप्लीट में उसमें आपने पीओसिस Complete देखनी है, 5 mm से ज्यादा होगा तो फिर वो कंप्लीट नहीं हुआ। वैसे कंप्लीट भी समहाउ क्लिनिकल एंटिसिपेट किया जा सकता है, क्योंकि जो पेशेंट है वो आफ्टर हैवी ब्लीडिंग साइलेंट हो जाएगी, ओस क्लोज हो जाएगी और पेशेंट ठीक होगी, पेन सेटल हो जाएगा, ठीक है। मैम फिर इसका आंसर थ्रेटन्ड है, थ्रेटन्ड है इसका आंसर। नहीं इसका तो हाँ थ्रेटन्ड है। जस्ट 1 मिनट बच्चों जी। टीवीएस का प्रोब, ये रिपीट क्वेश्चन है ना, ये इसकी जो क्या कहें 5 से लेके 7.5 तक होता है स्ट्रॉन्ग, ये हर्ट्स में लिखा हुआ है। तो ये बड़े अच्छे हैं जो लेटेस्ट आ रहे हैं रीसेंट टीवीएस प्रोब्स, ठीक है। तो इनकी हायर फ्रीक्वेंसी के हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी का प्रोब अच्छा नहीं होता, और टीवीएस अच्छा प्रोब है तो वो हायर होगा, तो 5 to 7 7.5 तक आता है। दे कैन बी लीनियर, दे कैन बी कॉन्वेक्स, यूजुअली दे आर लीनियर। तो क्या लगता है, ठीक है चलें आगे। गिव इनसाइड सही रिपीट है। Gestational age can be calculated on ultrasound at which week?
3, 4, 6, 12, 16। हाँ 12 आप weeks। बताओ। अच्छा मुझे लगा नहीं आएगा। Yes. मैडम ये है कि 11 to 4 और 14 बिटवीन 11 to 4 और 14+1 के तो बीच में फिर यही आ रहा है ना। बिल्कुल। डेटिंग स्कैन जो होता है ना वो सीआरएल से मेजर करते हैं। सीआरएल हम 8 वीक से स्टार्ट करते हैं लेना और टिल 13+6 तक हम ले सकते हैं और यही वो बेहतरीन जेस्टेशनल एज है जिसमें ईडीडी को बेहतर अच्छे मोर सेंसिटिविटी के साथ निकाल सकते हैं। एरर्स मिनिमम 5 डेज का होता है। ठीक है। अच्छा ये 5 डेज का एरर भी पूछते हैं। 5, 7, 10 लिख के आपके दिमाग में होता है 7 प्लस माइनस। अब जब वो +-2 है 7 के साथ तो फिर वो 5 ही होगा ना मिनिमम। मोस्ट कंसिस्टेंट काज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट फीमेल। आईएम के लिए बहुत फेवरेट है ये क्वेश्चन। ये भी और ये मोर्टेलिटीज के भी, पेरिनेटल मोर्टेलिटी या मैटरनल मोर्टेलिटीज के ना, जो इसमें सारा ले दे के सेंस जेंडर डिफरेंस ही बनती है। औरतों पे ही होता है ना बेचारियों पे। मर्द को भी देखा है मार खाते हुए। हाँ जी। वैसे मैंने आज देखा था कि आज एक बंदे की भी पिटाई हो रही थी। यूजुअली लड़कियों की पिटाई होती है। चले आगे। अच्छा एब्डोमिनल टाइम ब्लीडिंग टिमोक्सिफिन ले रही है और थिकनेस भी ज्यादा है। अव्वल तो मैं तुम्हें बता दूं जब अपना टिमोक्सिफिन पे ब्लीडिंग हो जाए ना थिकनेस का कोई रोल नहीं है। डू नॉट गो फॉर टीबीएस और थिकनेस, गो फॉर बायोप्सी स्टेरोस्कोपिक। ठीक है स्टॉप करा दें विदाउट बायोप्सी स्टॉप नहीं कराना। स्विच कर दें। देखें आप मेलिग्नेंसी तो एक्सक्लूड करो फिर स्विच करो, फिर स्विच कर लेते हैं लेट्राजोल पे। ठीक है ये एफसीपीएस वाले बच्चों को बता रही हूँ मैं। अब जो लेटेस्ट आ रहा है ना एंटी एस्ट्रोजन ब्रेस्ट के लिए वो लेट्राजोल आ रहा है। इसका आईबीएस ट्रायल चल रहा है अभी फेज 4 में पहुंच गया। 6 years नो कोमोर्बिडिटीज, 65 years कोई कोमोर्बिडिटीज नहीं है और उसको एचआरटी चाहिए। लेकिन ये एमसीक्यू ऐसे नहीं होगा कि चाहिए, उसमें ये होगा कि आई है उसका मूड खराब है, उसको डिस्प्रोनिया है, उसको दर्द हो रहा है हड्डियों में, ऐसे होगा। ठीक है जी। अजान हो रही है थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं। एक पेशेंट डिलीवर्ड होके आई है और उसको सवेयर पेन है और आपने स्कैन किया है। स्कैन पे जो है पाउच डगलस में 50 cc फ्लूइड है आफ्टर डिलीवरी। तो ये क्या है? एंडोमेट्राइटिस है, परफोरेशन है, कोई पीओसीज अंदर पड़े हुए हैं, क्या है? परफोरेशन एंडोमेट्राइटिस 50 cc तो मैम ठीक है। हाँ बिल्कुल नॉर्मल है ये। इन्फेक्शन में इतना 50 cc तक आ ही जाता है। अगर पीओसीज होते हैं तो वो बताते ना स्कैन में, जब उन्होंने फ्लूइड बताया वो पीओसी से बताते। जी तो परफोरेशन क्यों नहीं है ये? आपने वेजाइनल डिलीवरी बताई है ना। मैम परफोरेशन होगी तो उसको आईलीएस होगा और इस टाइप जस्ट वेट, मेरी लाइट चली गई है इसलिए मैं वैसे गप मार रही हूँ। पिपटी तो नजर ही नहीं आ रही।
अच्छा दोगे क्या? चलो बना लिया, परफोरेशन तो नहीं है, परफोरेशन होती तो पेन के साथ कोई ना कोई पल्स वगैरह कुछ और मसला भी चलता। वैसे ही एंडोमेट्राइटिस और वही कॉमन होता है ना डिलीवरी के बाद। और दाइयां कौन सा स्टेरिलाइजेशन फॉलो करती हैं? ठीक है, कोई टीयर होता तो फिर ऑब्वियसली कोई हेमाटोमा होता, शॉक में होती, यूट्रस कहीं ना कहीं शिफ्टेड होती। तो ये है एंडोमेट्राइटिस। इसमें क्या देना है? अल्ट्रासाउंड करना है, लेप्रोटमी करनी है, पीओसीज निकालना है या एंटीबायोटिक देनी है? We will give antibiotic cover. जी जी बिल्कुल। चले, तो यहाँ तो हमने एंटीबायोटिक चूज कर लिया। अब मुझे ये बताएं कि 65 पे क्या करना है? एचआरटी चाहिए, ओसीपीस, बिस्फास्फोनेट्स, टिबुलिन, रिलॉक्सिफिन, क्लाइमेन, क्या दें? ये क्लाइमेन क्या होता है? क्लाइमेन क्या होता ये भी HRT है कंबाइंड। है? ओसीपीज है। ये देने चाहिए 65 को। ओसीपीज तो नहीं देनी चाहिए ना 65 पे। टिबुलिन Antibolin. क्लाइमेन ना ओसीपी नहीं है, ये लो डोज एचआरटी है विद 7 days ब्रेक। और मतलब इंटरवल ब्लीडिंग के लिए जो पेशेंट चाहती हैं, जैसे रिप्रोडक्टिव ईयर में किसी को मेनोपॉज हो जाए और वो ब्लीड भी करना चाहे। जी जा सकती हूँ, ठीक है। तो क्लाइमेन अगर वो 35 पे होते ना फिर हम क्लाइमेन देते हैं ना, फिर हम टिबुलोन ना देते। टिबुलोन विदाउट ब्रेक वाली एचआरटी है। तो अब 65 पे तो हमने इसको टिबुलोन देनी है, ठीक है। एचआरटी के कार्ड्स हैं, उससे आपको सहूलत हो जाएगी कब क्या देना है। कार्ड्स में भेजा करूंगी हर 4th डे पे, ठीक है। अच्छा, डिलीवर्ड फ्यू डेज बैक, सवेयर पेन है, ये तो हमने कर लिया। थोड़ा स्पीड करते हैं अब। अल्ट्रासाउंड, स्कूल टीचर है और हैवी साइकिल है, डिस्चार्ज है, इसको कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए? ओसीपीज या आईयूएस या इम्प्लांट? OCPs इम्प्लांट भी दे सकते हैं। चलो मैं ये डंपा लिख देती हूँ, फिर मजा आएगा। अब इम्प्लांट अच्छा, साइकिल्स अगर इरेगुलर हैं तो वो तो फिर इम्प्लांट ठीक कर देगा? नहीं, साइकिल्स अगर इरेगुलर हैं तो डंपा ठीक कर देगा? OCP नहीं, इरेगुलर साइकिल्स के लिए ओसीपीज है, दैट इज बज़वर्ड। शी वांट हर साइकिल, उसकी कंप्लेंट ही ये साइकिल क्यों मेरे इरेगुलर है, मुझे तो कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहिए। तो ऐसी कॉन्ट्रासेप्शन जो साइकिल को रेगुलर कर दे ना, ठीक है, वो है। और इसको हैवी साइकिल नहीं है कि हम मारिना का सोच रहे हैं, वो भी डिस्चार्ज में ऑब्वियसली इसको एक्सक्लूड करें। ये समटाइम पता है क्या होता है, वो कहते हैं कि डिस्चार्ज को ऐसा करके बताते हैं कि वो फिजियोलॉजिकल होता है, जैसे म्यूकॉइड सा, स्कैंटी सा, वो तो कुछ भी नहीं है ना, उसमें रख देंगे मारिना। अगर हैवी साइकिल्स है, हैवी है, इरेगुलर नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत तंग करेगा आपको ना, बहुत तंग करेगा। कहीं आप देखेंगे मारिना भी चूज कर रहे होंगे क्योंकि वो थक गई होगी हैवी साइकिल की वजह से, और मारिना हैवी साइकिल में फर्स्ट लाइन है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज की वजह से मारिना एक्सक्लूड हो गया है और इरेगुलर साइकिल्स की वजह से इम्प्लांट और डंपा भी एक्सक्लूड हो गया है। तो इसलिए मैं ओसीपी चूज कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है।
ये सारे क्वेश्चन जो क्लिनिकल होते हैं उसमें मैं अपनी क्लिनिकल ओपिनियन दे सकती, जस्ट वो मैं दे रही हूँ. आई कैन नॉट शेयर एनी रेफरेंस फॉर दिस. मैम अगर रेगुलर साइकिल हो और एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो तब क्या सिलेक्ट करेंगे? मारिना नहीं, जब तक ये एक्सेसिव डिस्चार्ज पैथोलॉजिकल होता है और ये पीआईडी की मैनिफेस्टेशन है, और पीआईडी में हम कोई इंटरयूटाइन डिवाइस नहीं रखेंगे. फिर मैम इम्प्लांट्स रख सकते हैं? बिल्कुल, अगर वो कहें एक्सेसिव डिस्चार्ज, हैवी साइकिल एंड शी वांट कॉन्ट्रासेप्शन, तो इम्प्लांट और डंपा में सबसे अच्छा जो रिस्पांस है वो डंपा का है, इम्प्लांट का नहीं है, टू अरेस्ट ब्लीडिंग. फिर डंपा. और मैम कहीं पे ट्राइफेजिक COCPs भी आए हैं? ट्राइफेजिक जो ओसीपीज है ना, वो ओसीपीज हैं, दे आर, वो उनका जो ब्लीडिंग अरेस्ट का मैकेनिज्म है वो ठीक नहीं है. हम मोनोफेजिक देते हैं ओसीपीज कि एचएमबी भी एड्रेस हो, तो नहीं देंगे. ठीक है. Madam, if she wants for the long-term contraception one, then what do you advise? अगर वो कहें ना लॉन्ग टर्म, तो इरेगुलर को गोली मारो, फिर तो इम्प्लांट हो. इन सब में लॉन्ग टर्म इम्प्लांट है. देखिए ये सुटेबिलिटी है. क्लासिकल 100% ऐसे कोई नहीं है फिर कि इरेगुलर ब्लीडिंग को भी सही करे, हैवी को भी ठीक करे, लॉन्ग टर्म भी हो, डिस्चार्ज में भी रख दें. फिर आपने ना आउटवे करना है, और ये आप अपने ना वाइवा में करते हो कि कोई ऐसी चीज ऑफर करते हो कि 100% हो, 100% नहीं कवर करती तो 80% हो, और कंपैरिजन करके अवेलेबल ऑप्शन से, मतलब इन चारों में से कंपेयर करके कोई ऐसी ऑप्शन चूज करें जो 80% मसले हल कर दे. तो हैवी, इरेगुलर डिस्चार्ज, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन, लॉन्ग टर्म, तो उसमें क्राइटेरिया तो इम्प्लांट या इम्प्लांट फिल कर रहा है. समहाउ साइकिल भी लाइट हो जाएगा, समहाउ जो है उसकी समहाउ क्या लॉन्ग टर्म भी है और बेस्ट भी है. 3 चीजें पूरी हो गई, 80% है. अब ये एक टाइटल ओसीपी के पास भी नहीं है, और बीइंग बेस्ट का टाइटल तो मारिना के पास भी नहीं है, इसी के पास है ना, इम्प्लांट के पास. अच्छा, एक पेशेंट, ये क्लियर हो गया? मैम Yes, ma'am. 28 year old para 3 with no other issue, contraception चाहिए उसे. आप क्या करें? कैजुअल ओसीपी कैजुअल कॉन्ट्रासेप्शन ओसीपी होती है MOCPs. ओसीपी सबसे कॉमनली यूज कैजुअल, मतलब आप दे सकते हो हिस्ट्री बेस्ड ही, डीवीटी और मैलिग्नेंसी सोच लोड करके. अच्छा, इम्प्लांट आईयूएस लॉन्ग टर्म है, और इनके साथ बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन या लॉन्ग टर्म का वर्ड होता है इस्तेमाल. फिर जानो आसान की ब्रेक लेते हैं. अच्छा, 3rd डिग्री प्रोलैप्स है यंग गर्ल में. अब इसकी ऑप्शन बताएं. सैक्रो, VH, पेसरी, PMFT या एक्सपेक्टेंट. अब देखो, जो यंग एज में प्रोलैप्स होते हैं ना, उसमें आपने देखना है कि यूट्रस चाहिए या प्रेगनेंसी चाहिए. अगर प्रेगनेंसी चाहिए तो पेसरी है, क्योंकि ये हम इसकी सैक्रो भी कर देंगे तो रिकरेंस हो जाएगी 50-70%. तो जब तक पेशेंट को प्रेगनेंसी चाहिए या वो परप्यूरिया में प्रोलैप्स हुआ है, यू आर गोइंग टू चूज ओनली पेसरी. अगर वो कहती है मुझे बेस्ट चाहिए, ठीक है, और पैरा 3 है, पैराटी कंप्लीट है, जब वो कहते हैं ना पैरा 2 पैरा 3, इसका मतलब है पैराटी कंफर्टेबल है. ठीक है, तो उसमें बेस्ट यंग एज में सेक्टोसेरोपेक्सी है, क्योंकि यंग एज है, इसको सेक्सुअल फंक्शन भी चाहिए, लेंथ भी सही रहती है इसमें. VH तो नहीं करेंगे यंग एज में, क्योंकि VH में अगेन एक तो जो है मेजर सर्जरी है, दूसरा ये कि यंग है, तीसरी ये कि इसमें ओवेरियन फेलियर भी हो जाएगा बाद में. चलो कम है बट हो जब जाता है ना. अच्छा, 3rd डिग्री प्रोलैप्स में पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग का कोई रोल नहीं है. ये 3rd को क्या करेगी मजीद कितना जो ट्रेनिंग होती है अगर हम 1st या 2nd डिग्री प्रोलैप्स में दें तो वो प्रिवेंट करती है कि 3rd में ना जाए. अब वो 3rd तो पहले ही हुई खड़ी है,
तो इसका रोल नहीं है, इसका रोल फर्स्ट सेकंड में ही होता है। एक्सपेक्टेंट क्या मतलब 3rd डिग्री हो गई है, तो सैकरो ही बचा ना। अब अगर ये ओल्ड एज में आती ना, मैम सैकरो से फर्टिलिटी तो प्रिजर्व नहीं रहती, फिर तो वो बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको कंप्लीट करने लगी हूँ। मैं इसको बता रही हूँ कि पैरा 2 अगर लिख दें तो इट्स ओके, अगर शी वांट टू कंसीव देन पैसिव। यस मैम। अच्छा, ओल्ड एज में प्रोलैप्स है और वांट्स प्रिजर्व सेक्सुअल फंक्शन, वीएच विद रिपेयर या सैकरो या पैसरी? सैकरो। पैसरी, पैकिंग, और क्या आएगा? एसएसएफ, सैक्रोस्पाइनस फिक्सेशन। आपका जो ओरिजिनल पेपर था ना वो इतना घटिया नहीं था, आई एम मेकिंग इट मोर बैड। इस पेपर के बाद अगर तुम कोई पेपर हल करते हो तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल। ऑप्शंस मैं थोड़ा तंग कर रही हूँ, मैं तुम्हें स्टेटमेंट यही थी मोर और लेस 80%। मैडम वीएच विद रिपेयर करेंगे अगर ओल्ड एज है। सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व करना चाहती है ना, दैट इज बज़वर्ड। वीएच उसके लिए सूटेबल है, फिर सैक्रोसेरोपेक्सी है। मैं हिस्टेरो अगर ओल्ड एज 3rd डिग्री प्रोलैप्स है और साथ में अल्सर आ जाए ना, फिर पैकिंग है या अगेन पैसरी है। बट पैकिंग और पैसरी में दोनों में पैसरी अच्छी होती है विद एस्ट्रोजन। ठीक है, तो क्या मैडम हम उसकी पैकिंग ही करते रहेंगे? करते रहेंगे। पैसरी और पैकिंग से ना अच्छा पैसरी है। पैकिंग में वो बेचारी खुद नहीं कर सकती, समवन विल डू, रिटेन हो जाए, मसले मसाइल, ओवर पैकिंग हो जाए, यूरिनरी रिटेंशन, सोर्ड फॉरेन बॉडी है, इन्फेक्शन, पैकिंग स्टेरिलाइज नहीं है, फ्रीक्वेंटली चेंज करना है, तो इसलिए पैसरी अच्छी है। अल्सर हो ना अल्सर, तो पैसरी अच्छी है, उसके बाद पैकिंग करनी है। ठीक है, अल्सर नहीं है और उसको वो सेक्सुअल फंक्शन भी डिजायर्ड नहीं है, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट चाहती है ना, आपने इसकी बीएच करनी है। अगर वो सेक्सुअल फंक्शन प्रिजर्व करना चाहती है, आपने इसकी सैक्रोसेरोपेक्सी करनी है। अगर बहुत ही बूढ़ी है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, मैडम अगर डायबिटिक और हाइपरटेंसिव भी है फिर? हाँ फिर डायबिटिक या हाइपरटेंसिव है, वो लिखते हैं कि इसका एएस से ग्रेड भी अच्छा नहीं है, सीधा फिटनेस भी नहीं है, या फ्रेल बहुत है, फ्रेल का वर्ड भी लिखते हैं, वो कॉल्पोक्लेसिस करते हैं, फिर ध्यान छुड़ाओ। अच्छा, 58 ईयर ओल्ड विद नो कोमॉर्बिडिटीज, आल ओके। ठीक है, ओसीपीज, बिस्फास्फोनेट्स, इसमें एचआरटी कौन सा देंगे 58 ईयर पे? कंबाइंड अगर तो यूट्रस है। हाँ जी, वेजोमोटर सिम्टम्स में ओसीपीज देंगे या एचआरटी देंगे? एचआरटी। ओसीपीज क्यों नहीं? ओसीपीज क्यों नहीं? क्योंकि 58 इयर्स की है। मैम सीओसीपीज में इतना एस्ट्रोजन नहीं होता जो वेजोमोटर सिम्टम्स को सबसाइड कर सके। हाँ बिल्कुल, लोड लोडो ओसीपीज में होता है, सबसाइड भी कर देता है, बट वो थ्रोम्बोजेनिक होता है ना, एचआरटी थ्रोम्बोजेनिक नहीं है जितना ओसीपीज है। ओसीपीज में सिंथेटिक एस्ट्रोजेंस होते हैं, एचआरटी में जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं, वो लेस थ्रोम्बोजेनिक है। मैम यहाँ अगर फाइटो लेस एस्ट्रोजन थ्रोम्बोजेनिक टाइप है, लिखा हो। प्रेगनेंसी को, हाँ प्रेगनेंसी को होने देगा। एचआरटी का रही है तो प्रेगनेंसी हो सकती है, चलो अगर 58 पे नहीं है, यंग एज में है, तो एचआरटी का जो एस्ट्रोजन है वो प्रेगनेंसी को अवॉइड नहीं करता, लेकिन लेस थ्रोम्बोजेनिक है। और जो ओसीपी का एस्ट्रोजन है वो मोर थ्रोम्बोजेनिक है और प्रेगनेंसी को भी अवॉइड करता है। लेकिन अगर कहीं एचआरटी ना हो तो फिर क्या करें, मरता ना क्या करता, फिर ऐसे ओसीपीज कर लो। ये सारी नेगोशिएशन है, सारी नेगोशिएशन होती है उन 5 ऑप्शंस में जो आपको दी गई हैं। आउटसाइड दैट 5 ऑप्शन में भी उनसे बहुत बेहतरीन अवेलेबल हो, बट हम क्या करें, हमने तो उन्हीं में से चूज करना है। लेडी अगर अर्ली इसमें फाइटो एस्ट्रोजन दो हो ऑप्शन, वो तो नहीं, वो तो नहीं करेंगे ना। नो नो नो, फाइटो एस्ट्रोजन में प्लांट सोर्स का होता है एस्ट्रोजन, और ना इक्वल नहीं होता, रेगुलराइज्ड नहीं है।
क्योंकि प्रॉपर तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग नहीं हुई। इट सडन थ्रोम्बोजेनिक भी हो सकता है या बिल्कुल फेल हो सकता है। तो इस पे रेगुलेशंस नहीं है, एफडीए का कोई कंट्रोल नहीं है, इट इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक। A lady early pregnancy collapse after air travel, अब ये तो तुम्हें आता ही है ना। पल्मोनरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। दूसरा क्या लिखे जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, एक्लेम्शिया है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, और कोई और पुरानी ऑप्शन होंगी ना सारी। एमआई हाँ, MI बिल्कुल। और क्या होंगे? डीबीटी। नहीं, डीबीटी डीवीटी हो सकती है ना, उसे तो एम्बोलिज्म बन गए। चलो कुछ और कर दो। चलो बस ठीक है, इतनी काफी है। 5 ऑप्शन में ना 2 ऑप्शन तंग करती हैं, 3 तो इतनी स्टूपिड ही होती हैं। पोस्ट डिलीवरी, आफ्टर फोर्सेप और रेक्टल पेन है। अब ये तो आराम से ना हेमाटोमा है। हेमाटोमा। सर्वाइकल टियर में ना नहीं होता ये रेक्टल पेन, और सर्वाइकल टियर आएगा ही क्यों, फोर्सेप तो लगाना ही फुल्ली डायलेटेड में है, ठीक है। और मैम रप्चर में कहीं पे वल्वल और विजाइनल हीमाटोमा दोनों ऑप्शंस दिए थे, दोनों में फिर विजाइनल हीमाटोमा बेस्ट है। विजाइनल टियर कॉमन होते हैं, है ना। देखो रेक्टल पेन है तो आप विजाइनल हेमाटोमा चूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ ना शोल्डर टिप पेन है, फिर आपने रप्चर जी। चूज करना है, ठीक है। तो ये बस वर्ड्स ही होंगे। इन प्रेगनेंसी लैक्टेशन इसलिए नहीं होती कि एस्ट्रोजन ज्यादा है, इसलिए नहीं होती कि प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा है, इसलिए नहीं होती कि प्रोलैक्टिन ज्यादा है, इसलिए नहीं होती कि एंड्रोजन ज्यादा है। मैम प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन। दोनों ही ज्यादा होते हैं, बट स्पेसिफिकली एस्ट्रोजन की वजह से लैक्टेशन में होती है। अब गूगल मत कर लेना, उस पर प्रोजेस्टेरॉन ही मिलेगा तुम्हें, और फिर मुझे स्क्रीनशॉट बना भेजना। मैं आई डू एग्री दोनों होते हैं, बट स्पेसिफिक इनहिबिटर जो है ना प्रोलैक्टिन का, वो एस्ट्रोजन है, इसकी वजह से नहीं होती लैक्टेशन। परप्यूरियम में रिस्क किसका है, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, इन्फेक्शन का, डिप्रेशन का? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। डिप्रेशन। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ज्यादा, डिप्रेशन इन्फेक्शन भी है, लेकिन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म तो चीता है ना, चीता है हमारा, ठीक है। बेबी डिलीवर्ड और फिर कोल्ड है बेचारा, कोल्ड में आ जाए तो फिर एसिडोसिस होता है। वैसे प्रेगनेंसी में जो माँ को होता है ना, वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, और बच्चे के पैदाइश के बाद ठंड की वजह से, हाइपोथर्मिया की वजह से जो होगा ना, वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। ये एक क्वेश्चन है जो हमेशा आता है पेपर में। It was coupled with recurrent miscarriages, what would be the aneuploidy? मैम मदर का रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है। हाँ, और बच्चे को होता है ठंड में ना। ठीक है, तो एनेप्लाइडी कौन सी होती है, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, रोबर्ट्सोनियन, रेसिप्रोकल? रॉबर्टसोनियन। ट्राइसोमी। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। उन्होंने ना पूछा है एनेप्लाइडी का, आपने एनेप्लाइडी का नाम बताना है, वो है ट्रायोसोमी। ट्रायोसोमी के अंदर जो मजीद चीजें आएंगी ना, वो आएंगी रिकरेंट मिसकैरेजेस में रेसिप्रोकल। बट माँ बाप में बैलेंस ट्रांसलोकेशन होती है, जो बच्चे में जाके अनबैलेंस्ड या रेसिप्रोकल हो जाती है, ठीक है। मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है, क्योंकि वो पूछ रहे एनेप्लाइडी बता दो, तो एनेप्लाइडी में ट्रायोसोमी है ना, और ट्रायोसोमी में फिर रेसिप्रोकल है। मैं तो इन दोनों में ही कंफ्यूज थी। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ये जो सारी एनुप्लाइडीज में ना ट्रायोसोमीज होती हैं।
कोई ज्यादा अंग्रेज हो तो मुझे बता दे, व्हाट शुड वी डू? मैम ये मेरा ख्याल है किसी एमसीक्यू बुक में भी है, तो उसमें भी ट्राइसोमी ही उन्होंने चूज किया हो। अच्छा, मुझे लगता है वो CH वाला मसला है ये। उन्होंने CH में से वो एंजाइम निकाल के हमसे पूछा था। अब रिकेन मिस्कैरिज में भी शायद अगर हम देखें तो बस यही है ना एक। क्या ख्याल है? लेट सो डिस्कस। कोई चाय शाय पी के डिस्कस करता है इसको। मैम आपकी बात ये वाली भी ठीक है कि उन्होंने स्पेसिफिकली एन्यूप्लॉइडी पूछा है, तो ट्राइसोमी का वर्ड ज्यादा बेहतर लग रहा है। हाँ, इन ट्राइसोमी की ना टाइपिंग की हुई है रेसिप्रोकल में, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, बट ये है मैम तो ये ग्रुप में तो ट्राइसोमी ज्यादा अच्छा है। मेन ग्रुप ट्राइसोमी है, लेकिन हर ट्राइसोमी में रिकन मिस्कैरिज भी नहीं होते हैं। वो CH वाली बात है ना। और Yes, ma'am. देखो फिर हमने बहुत स्पेसिफिक शायद होके पूछना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना मैं आप जैसी हूँ बिल्कुल, मेरा दिल इतना नरम पड़ जाता है, आप जैसे ही मैं गलतियां करती हूँ। और देखिए हम सब गलतियां करते हैं, तो अपने आप को हल्का रखो। तो सस्टेन 3rd डिग्री टियर स्टिच टाइम, अब देखिए मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखी, मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि अगर 3rd डिग्री टियर विद इन 24 आवर मिल गया ना तो फौरन रिपेयर कर दो। आफ्टर 24 आवर आप उसको फिर बाद में रिपेयर करते हो, ठीक है? पेरिनियल इंजरीज की बात हो रही। मैम ये 24 है या 48 आवर्स है? 24 है। अच्छा, एक होता है इमीडिएट रिपेयर। ये भी होता है। इसके ऑप्शन में मैं कहूँ ना इमीडिएट, पता नहीं क्या स्पेलिंग ही भूल गई। 24 या 5 months। अब बताएं। इमीडिएटली इमीडिएट करेंगे ना। ठीक है, बिल्कुल। ड्यूरिंग डिलीवरी कोई भी टेयर आए, चाहे ब्लैडर का चाहे पेरिनियल इंजरी का, इमीडिएट करना है। ऐसा क्वेश्चन दोबारा एक दफा आया हुआ है आपके एग्जाम में, उसमें ये है कि ड्यूरिंग डिलीवरी 2 सेंटीमीटर होल इन ब्लैडर। अब फिर उसमें भी यही है कि इमीडिएट 24 आवर्स के बाद या 5 months। अब देखिए ना, वो टीयर आया इंटीरियर वाल पे, टीयर उसको भी करो रिपेयर, ब्लीड करती रहेगी वरना, है ना? तो ड्यूरिंग डिलीवरी कुछ भी होता है ना, कोई पेरिनियल टेयर है या यूट्राइन टेयर है, रेक्टल टेयर है, ब्लैडर टेयर है, फिस्टुला है, व्हाटएवर, इमीडिएट रिपेयर। तो मैडम ब्लैडर टेयर को हम कैसे वजाइनल डिलीवरी पे हमें पता चलेगा कि इसको ब्लैडर टेयर है? एंटीरियर वॉल उड़ गई ना। एंटीरियर वॉल में क्या है, अगर उसका प्रोलैप्स है तो बस सिस्टोसील है ना। सही। चलें, 7 month post delivery with irregular periods best contraception for her। OCPs 7 month के बाद तो दे सकते हैं ना OCPs। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तब भी दे सकते हैं 6 month के बाद। अच्छा, PV 34 वीक्स पे पेशेंट पेनलेस हैवी ब्लीडिंग। पेनलेस हैवी ब्लीडिंग, ये हैवी ही मसला हल कर रही है ना। प्रीविया में हो सकती है या बाजा प्रीविया में हो सकती है, या सेक्शन करें या डॉक्टर प्लान करें। अब देखें हैवी ब्लीडिंग को तो हमने कंजर्वेटिव मैनेज ही नहीं करना ना, देयर एंड देन कोई ना कोई एक्शन इसका सेक्शन करेंगे, सेक्शन करेंगे। बिल्कुल। अल्फासी प्लीज नॉट
बिल्कुल, ये अच्छा किया। इन फ्रंट ऑफ डायबिटिक मदर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ जॉन्डिस, पॉलीसाइथीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया? सभी होते हैं बट हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइस अच्छा, बेबी को मेनिंजाइटिस हो गया है, न्यू बर्न बेबी को ना, ये न्यू बर्न बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर न्यू बर्न नहीं है तो फिर चेंज हो जाएगा ना ऑर्गेनिज्म। ग्राम स्टेन पॉजिटिव भी है, आप बताएं क्या है? विरिडन म्यूटेंट एगेलेक्टी इकोलाई, जीबीएस है ना? एग्जैक्टली पड़ा। हाँ, एगेलेक्टी जीबीएस का दूसरा नाम है। और 7 डेज तक ये, और 7 डेज के बाद फिर इकोलाई आ जाता है। अनबुक्ड बीपी, अनबुक्ड पेशेंट और बीपी 140/90 है और प्रोटीन यूरिया भी है, तो क्या करें इसको? मैडम इसको कितने वीक्स पे है ये नहीं पता। मैक्स सल्फेट स्टार्ट करेंगे। ये मैक्सल्फेट की क्या इंडिकेशन है इसमें? फर्दर मैडम इसको आप क्या आपने प्री सवाल तो पूछा? क्लैम्पसी है ना। प्री फर्दर क्लैम्पसी फर्दर असेसमेंट। नंबर नहीं दिया। अगर वो कहना हेडेक है, ब्लडिंग का विजन है, पेट में कोई दर्द है, देन मैग्नीशियम लगाएं। हाँ, बीपी 160 100 110, एलएफटी खराब, फिर मैक्सल्फेट है। ओनली प्रोटीन यूरिया प्लस 10 भी हो जाए तो इस पर नहीं लगाना। अच्छा, एंटीबायोटिक खा के एक पेशेंट आ गया, ब्रेस्ट पेन है बायलैटरल, तो वो क्या है? फंगल? कैंडिडा। वन वाज पेशेंट इन शॉक ड्यू टू टीपीएच, काज बता दी थी, इफ्राइनेटोनी है, नॉट रिस्पॉन्डिंग यूटोटेनिक मेजर्स, ट्रीटमेंट बता दें। बेलिंज, रेस सुचर्स या टेम्पोनाड या हिस्टेरेक्टमी या रिससिटेशन? बेलिंग नहीं, शॉक है। रिससिटेशन। मैडम पहले हम इसे रिससिटेट करेंगे ना, क्योंकि वो शॉक में है। मैम रिससिटेशन होगा पहले। बिल्कुल। अच्छा, पीजी 41 वीक पे बिशप 2 है, अब बताएं इसको क्या करें? पुलिस, पीजी E1, पीजी E2, सिंटो, स्वीप, बट शुड वी टू PGE2 इंड्यूस करेंगे। ये सारे इंड्यूस है। 41 PGE2 PGE2 स्वीप भी हो सकता है। स्वीप 40 अच्छा, वीक्स पे। नहीं 41 पे है ना? इंड्यूस कर 41 देंगे पे सीधा PGE2 स्वीप करें। तुम इंसान बन जाओ सारे। स्टेप वाइज बताओ क्या करना है। जहां कुछ भी ना हो ना, वहां बाय डिफॉल्ट स्टेप वाइज रहना है। यहाँ इन्होंने ये नहीं पूछा सेफ बेस्ट, कुछ नहीं पूछा, देन स्टेप वाइज। स्वीपिंग 41 तक ना हम स्वीपिंग कर सकते हैं, हम स्वीप ही करेंगे स्टेप वाइज, ठीक है? अगर वो कहीं बेस्ट है तो बेस्ट स्वीप नहीं है, एक 5 दिन ले जाएगी, 7 दिन ले जाएगी जाती जाती लेबर में। लेकिन अगर 7 दिन ले भी जाए तो 41 + 6 पे होगी ना, यहाँ तक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन है। 41 + 6 तक तो नॉर्मल प्रेगनेंसी है ना। यस तो प्रीवियस 1 बिशप 2, इसमें क्या करें? अब वो ना ऐसे नहीं आपको अकेला बेयारो मददगार छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ बात होती है, सेफ बेस्ट। फ्रीज लगाएंगे ना, क्योंकि प्रीवियस 1 है। चलें, ठीक है। प्रीवियस 1 जो है 41 वीक्स पे है, फिर तो उसका सेक्शन ही कर देंगे। सेफेस्ट पुलिस है यार, सेक्शन नहीं है, सेफेस्ट पुलिस है। अगर वो स्टेप वाइज करें तो फिर स्वीप अपनी लेबर में चली जाएगी। ठीक। रिकरेंट मिसकैरेजेस, एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, एविडेंस बेस्ड बता दो। फोलिक एसिड नहीं प्रोजेस्टेरोन ओरल नहीं है पर वजाइनल है। अच्छा ये अभी मैम बुक रिसेंट में तो इसका था। अच्छा रिसेंट अभी नहीं, रिसेंटली अभी गाइडलाइन आई है। माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन।
दे सकते हैं थ्रेटन में, पहले तो हम प्रीटर्म लेबर में दे रहे थे ना। खैर सारी चीज में फोलिक एसिड है क्योंकि गाइडलाइन अभी आई है। अच्छा, परमानेंट स्टरलाइजेशन आइजनमेंगर के कपल में क्या करनी है? बीटीएल? हाँ BTL। हाँ बीटीएल। बीटीएल करते हुए शॉक में चली जाएगी, एनेस्थीसिया कौन देगा उसे? मैम वो मैम मिनी आइजनमेंगर भी लैब कर रहे तो हैं। नहीं सर्जरी नहीं करते। अच्छा विजेक्टमी नहीं। नहीं, परमानेंट का तो देखो तुम सही कह रही हो वैसे, ये बीटीएल ही बनती है। तो मैडम अगर उसको शॉक में चली जाएगी तो फिर बेहतर ये नहीं कि हम उसके हस्बैंड की विजेक्टमी कर दें? हाँ ये भी ठीक है, गुड। ताकि लेकिन कहानी शुरू से खत्म हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसको आइजनमेंगर है, उसकी मोर्टेलिटी 50-60% है। 2 साल में उसकी कहानी भी खत्म हो जाएगी, फिर उसका बंदा रोता फिरेगा। बीटीएल परमानेंट है तो बीटीएल है, वैसे मैं आईयूएस करवाती हूँ इसमें ना मायने में। एचबी एंटीजन इन्फेक्टिविटी किसमें ज्यादा होती है? हैप ई में होती है ना? तुम लोग जब पेपर बना रहे हो बैठ कर। चलो हैप्पी में ही होती है। अच्छा, इसी में होती है ना हाई मैटरनल मोर्टेलिटी, वो हाई फीटल मोर्टेलिटी कितनी % होती है? कितने % होती है ईएनटीजी के साथ? 90% तक होती है। ठीक है, पेशेंट प्रेग्नेंट है, आयु सीरीन साइटू, कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है? मिसकैरेज स्पॉन्टेनियस। सेप्टिक नहीं है, एक्टोपिक भी नहीं है, कॉमन नहीं है ना। मार्फन सिंड्रोम में क्या क्या था? कोई कह रहा था मैम एओर्टिक डायसेक्शन, वीएसडी, कोई एनोरिज्म। ये बच्चों डिसेक्शन, aortic dissection, एन्यूरिज्म दोनों कॉमन है। दोनों ही aortic dissection। लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है? एओर्टिक डिसेक्शन। डायसेक्शन होती है, बाद में एनोरिज्म होती है। एचबी का टाइटर था, स्नेरियो बता रहा था कि टाइटर है कुछ, और 1/32। अब आपने ट्रांसफ्यूजन करनी है, एमसीए करना है या रिपीट करना है इसको? मैम 32 पे तो ट्रांसफ्यूजन देते हैं। मैम रेफर भी कर सकते हैं। ये लो भाई रेफर कर देते हैं, ये ज्यादा अच्छा है वैसे ना, है ना, हर जगह यही लिखा हुआ। लेकिन चलो मैं बता दूं 132 पे ना, अगर पिछले बच्चे को हाइड्रोप्स नहीं था तो, अगर था भी तो एमसीए करना है। ठीक है, और अगर 1/32 के साथ एमसीए दिया हुआ है या हाइड्रोपिक फीचर्स दिए हुए हैं तो फिर आईयूटी करना है। 1/32 का टाइटर है और साथ में हाइड्रोपिक फीचर्स जैसे पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड, कार्डियक फ्लूइड। तो फिर जब हाइड्रोप्स डायग्नोज हो गया ना, फिर आपने सर्वेलेंस नहीं करानी। सर्वेलेंस करानी इसलिए थी कि हाइड्रोप्स को प्रिडिक्ट कर सकें, तो फिर आपने डायरेक्ट जंप करना है ट्रांसफ्यूजन पे। अगर टाइटर ज्यादा आता है तो स्टेप वाइज अप्रोच में एमसीए आता है। लेकिन ये सारा काम किसने करना है? फर्टिल मेडिसिन यूनिट वालों ने करना है ना, आपने तो नहीं करना। तो ये सारी ऑप्शन ठीक तो बन सकती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या होगी? रेफर। इंक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ अम्बिलिकल आर्टरी बट डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ एमसीए। ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है, या ये पूल में काफी दफा आया होगा। जी क्या करें इसको? वैसे ट्रांसफ्यूजन करेंगे ना? ट्रांसफ्यूजन हाँ मैम, एनीमिया को शो कर रही है ना। ठीक है, ब्लड फ्लो कम कर।
प्रेफर इंक्रीज कर रेजिस्टेंस एनीमिया को शो कर रही है ना। IUGR को शो कर रही है, IUGR में एनीमिया हो गया तो ऐसे बच्चों में अम्बिलिकल आर्टरी में रेजिस्टेंस आ जाती है और ब्लड पतला होने की वजह से MCA में फ्लो ज्यादा हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये उल्टा भी पूछते हैं कि हाइपोक्सिया में क्या होगा, उसमें होता है इंक्रीज रेजिस्टेंस इन अम्बिलिकल आर्टरी और इंक्रीज रेजिस्टेंस इन MCA। आप कहते हो चलो ये चूज कर लो। तो ये क्वेश्चन ना घुमा फिरा के इतने अंदाज से पूछते हैं, लेकिन लुब्बे लुबाब यही है कि द मोमेंट रेजिस्टेंस इन इंक्रीज इन अम्बिलिकल आर्टरी MCA में डिफरेंट होता है, उसमें अपोजिट होती है, उसमें डिक्रीज होनी चाहिए। इंक्रीज रेजिस्टेंस MCA में अच्छी बात है। अच्छा, इम्यून हाइड्रोप्स मोस्ट कॉमन की सीडिंग कार्डियक इसमें नो RH RH नॉन इम्यून कार्डियक डी ABO में आता एंटीजन है। हाँ नहीं। कार्डियक में आता है, कार्डियक डी में सबसे नहीं, कार्डिक तो फिर नॉन इम्यून हाइड्रोप्स में आता है ना। ठीक है, बिल्कुल यू आर राइट। एंटी RH एंटीजन की वजह से होता है ये सारी बातें। मोस्ट हाँ, कॉमन क्योंकि हम लगाता ही एंटीडी है। प्राइमरी पेशेंट है, ठीक है, और स्लो प्रोग्रेस ऑफ लेबर ऑन पार्टोग्राम। तो ये CPD है, इनएडुकेट कॉन्ट्रैक्शंस है, मैल पोजीशन है या मैल प्रेजेंटेशन है। इनएडिक्वेट कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल ग्रेट। जो स्लो प्रोग्रेस होती है ना प्राइमरीज में, वो इनएडुकेट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती है। अच्छा, मुझे ये बताओ मैल पोजीशन क्या होती है और मैल प्रेजेंटेशन क्या होती है? मैम प्रेजेंटेशंस तो हैं जैसे ब्रीच, ट्रांसवर्स, ये प्रेजेंटेशंस है। लेकिन जो है मेल पोजीशंस हैं उनमें जैसे ऑक्सीपिटो एंटीरियर, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर तो नॉर्मल है, लेकिन इसके अलावा जो मेंटो वर्टिकल, मेंटो एंटीरियर, फ्रंटल, ये सब मेल है, मेल पोजीशन है ना, ऐसे ही। बिल्कुल, मैल पोजीशन जैसे ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, ठीक है। और मेल प्रेजेंटेशन मींस जैसे शोल्डर प्रेजेंटेशन हो गई, ब्रीच प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक है। और लाए होती हैं या तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स या ओब्लिक। तो 3 लाए हैं। पोजीशन जो है प्रेजेंटिंग पार्ट की जो है नेगोशिएशन है मैटरनल पेल्विस के साथ, ठीक है। इनके डेफिनेशंस हैं एटीट्यूड और ये वो सब चीजें मैं ना कार्ड्स में कवर करा दूंगी। अच्छा, कॉमन ब्रीच प्रेजेंटेशन 22 वीक्स पे तो बड़ी मैच्योरिटी है, ठीक है। इम्यून रप्चर का साइन क्या है? अब इम्यून रप्चर हो चुकी है, नहीं इम्यून रप्चर का मतलब है होने वाली है, तो इसमें डी सेल्स आती हैं, आफ्टर रप्चर आता है। हाँ ठीक है। और चल बाकी यूट्राइन रप्चर कॉमन किसमें होती है? यूनिकार्बोनेट में, बाइकार्बोनेट में, सेपरेट में, किसमें? मैम 49 बता दियो उसका आंसर प्लीज। 49 में देखो मोस्ट कॉमन ब्रीच प्रेजेंटेशन प्रीमेच्योर बच्चों में होती है ना। ठीक, अगर टर्म पे ब्रीच हो तो फिर उसकी रीजन क्या होती है? फिर मसला है, फिर यूट्राइन एनोमलीज होती हैं, ठीक है। पोलिस में लाई इश्यूज होते हैं, प्रेजेंटेशन इश्यूज नहीं होते। अच्छा बस इससे आगे ना मेरा गला हो गया बंद। बाकी फिर करवाती हूँ मैं आपको।